हेलो हेलो. बेटा यहाँ पे कोई फोन से एसी ऑपरेट करने का ट्राई कर रहा है क्या क्लास के अंदर? मेरे को नाम नहीं चाहिए, सिंपल वार्निंग है, ऐसा करने का नहीं. जो भी है उस वजह से एसी का सेंसर्स खराब हो जाता है एंड उसकी वजह से बाद में अगर एसी को कंट्रोल करना चाहे तो नहीं हो सकता है. तो होशियारी मत करो. अगर आपको लगता है एसी में ज़्यादा ठंड लग रहा है वहां से उठो. क्लास बहुत बड़ा है, कोई दूसरे कॉर्नर में जाके बैठ जाओ. एक ही बार बोलूंगा, अगली बार किसी स्टाफ ने मेरे को कंप्लेन किया तो अच्छा नहीं होगा. जो भी है डायरेक्टली, ठीक है? होशियारी नहीं करने का फालतू का. चलो, कैन वी गेट स्टार्टेड? Okay, good morning everyone. I said good morning everyone. कुछ होमवर्क दिया था आपको मैंने. क्या होमवर्क दिया था कल? लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. चलो एक काम करो, नोटबुक्स निकालो. लेट्स रिकॉल मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वंस एंड देन वी विल गो अहेड स्लोली फटाफट से. चलो सर, हमने कल चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था एसएम का. एंड इन चैप्टर नंबर 1 वी अंडरस्टूड द बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एंड देन वी try to develop a basic understanding of meaning of the word strategic management. So strategic management एक हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोग ये फिगर आउट करना चाहोगे कि आपका एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, फिर डिटरमाइन करना चाहोगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 5 and 10 years व्हाट आर योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट यू वांट टू अचीव. And then you want to come up with the right strategy, implement the strategy, and then ensure कि जो आपके goals आप उनको achieve कर पाओ. This entire process for an organization can be called as strategic management. I want everyone to sincerely read the definition once and read 2 objectives what we discussed yesterday. जल्दी से एक बार notebook में definition पढ़िए, objectives पढ़िए, फिर हमारा discussion हम आगे continue करेंगे. Read the meaning of strategic management and 2 objectives what we discussed. उसमें से एक सबसे important था, that is to create competitive advantage. बढ़ा दे, कम कर दे, मैं कर दे. Done? कल कुछ होमवर्क दिया था आपको, लिमिटेशंस वाला पार्ट लिखा आप लोगों ने. दैट्स इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव. स्मॉलर कंपनीज के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होगा. प्लस सर बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है. आप 100% ये परफेक्टली फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे कि सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आने वाले चेंजेस को समझ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना पाएगा. प्लस द बिगेस्ट चैलेंज इज whenever you come up with a strategy you cannot really predict how will your competitor respond. So competitor का response
प्रिडिक्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज है. हो सकता है आपका स्ट्रेटेजी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी होगा, बट व्हेन कॉम्पिटिटर रिएक्ट्स मे बी शायद वो आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा, मे बी आपको शायद स्ट्रेटेजी को वापस से बदलना पड़ेगा. बट वही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है. स्ट्रेटेजी लगाने के बावजूद भी आपको कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं, कुछ करेक्शंस लाने पड़ सकते हैं. दैट्स द एंटायर एसेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. कि आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस परफेक्टली समझ में आया. कैन वी गो नेक्स्ट गाइस? नोटबुक में जाइए. नेक्स्ट हेडिंग. हमने अभी तक आई थिंक पहले स्ट्रेटेजी क्या है वो लिखा होगा, देन वी रोट डाउन अ बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, देन वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 2 पॉइंट लिखे होंगे आप लोगों ने, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स. आपने लिमिटेशंस को सेपरेट हेडिंग बनाया था, वैसे ही एक सेपरेट हेडिंग और बनाई है, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लास्ट पार्ट, फिर आपका इंट्रोडक्शन टू एसएम खत्म हो जाएगा. एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब सर अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फायदा क्या है एक बिजनेस को, वो हमें डिस्कस करना है. एक बात बताओ, सिंपल चीज है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, याद है क्या? वेयर आर वी? दैट मीन्स वी यूज्ड टू परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस ऑन आवरसेल्व्स. अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन खुद पे स्वॉट एनालिसिस लगाएंगे, यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है. डोंट यू थिंक इससे आप फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज को भी टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? एंड याद है क्या, कुछ तो आपको मैंने एक टोज मैट्रिक्स बीसीके में पढ़ाया था, इधर आएगा आपके सिलेबस में, कि स्वॉट का एक्सटेंशन भी कुछ होता है. दैट इज स्वॉट के जो 4 एलिमेंट्स है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इनको बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे यूज कर सकते हो. तो एक सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन था, जहां पर मेरा स्ट्रेंथ है और लेट्स से वहीं अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, ये बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन था. दैट इज कॉल्ड एज एसओ सिचुएशन. कुछ ऐसा याद है क्या? डोंट वरी, आपको इंटरमीडिएट में एसएम में अभी टोज मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा. आज चैप्टर नंबर 2 शुरू भी कर पाएंगे अपन मोस्टली आफ्टर फिनिशिंग चैप्टर 1. वहां पर आपको बताएंगे कि नॉर्मली स्वॉट एनालिसिस को एनालाइज करके यूज कैसे किया जाता है. लेट मी जस्ट शो यू वन डायग्राम, एक 2 मिनट के रेफरेंस के लिए, ताकि आपको ये एडवांटेजेस बेटर समझ में आए. इट्स इन योर मॉड्यूल्स ऑन पेज नंबर 2.19. 2.19. You will see a box. It's called as TOES matrix. दिख रहा है क्या इग्निशन? TOES matrix. It's an extension of SWOT. I'm assuming SWOT. इतना तो सब लोगों को मालूम है. उसको एक्चुअली में यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसका एक मैट्रिक्स दिया, दैट इज कॉल्ड एज टोज मैट्रिक्स. वहां पर वो क्या बोलता है पता है क्या? स्ट्रेंथ वीकनेस जो है ना आपके, ये दोनों इंटरनल है. स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है? इंटरनल है. एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है? एक्सटर्नल है. तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंबाइन करता है. ये बोलता है कंबाइन स्ट्रेंथ विथ अपॉर्चुनिटी, कंबाइन स्ट्रेंथ विथ थ्रेट. सिमिलरली W+O एंड W+T, ये ऐसे 4 सिचुएशंस बनाता है. हो सकता है जहां पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है वही हमारा स्ट्रेंथ है. डोंट यू थिंक? एक क्लासिक एग्जांपल, व्हेन डीमोनेटाइजेशन हैपेंड, इट वाज द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन फॉर Paytm. Because Paytm on that time probably was one of the only settled players जो exist करता था for digital payments, and demonetization happened. That means there was a new opportunity for those platforms जिन्होंने digital payment को support किया था. Don't you think Paytm ने वहां से significantly pick up करना शुरू किया in terms of user base? हालांकि इससे नया threat भी आ गया, because lot of people saw that opportunity and they also wanted to create a new platform. और आपने देखा होगा immediately आपका जो digital payment वाला जो पूरा का पूरा industry है वो क्राउडेड हो गया. लाइक सडनली बहुत सारा प्लेयर एक साथ में एंटर हो गया. ये एक प्रॉब्लम भी होता है दैट सडनली अगर कोई एक कंपनी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके एसओ बनाने का ट्राई करे. एसओ मतलब स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटीज, खुद की पोजीशन को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करे. जैसे ही ये सिचुएशन बाकी लोगों को समझ में आएगा, वो भी उस मार्केट के अंदर एंटर करने का इमीडिएटली ट्राई करेगा. तो आपके लिए एक नया थ्रेट भी बन के आता है फ्यूचर के अंदर. बट बॉटम लाइन क्या है? एक बिजनेस को इन 4 सिचुएशंस को समझना जरूरी है. तो डोंट यू थिंक if I start with SWOT analysis, I will be able to identify opportunities on time. I will be able to identify threats on time. तो मैं opportunity को maximize कर पाऊंगा और threat से अपने आप को बचा पाऊंगा. यही main advantage है मेरे strategic management का. तो strategic management के जो 2 advantages हैं वो SWOT से आते हैं. किससे आते हैं? SWOT से. कि आप opportunities को बढ़िया से identify करके अच्छे से exploit कर पाओगे and threats को भी timely basis पे identify करके खुद को क्या कर पाओगे? Defend कर पाओगे. These are 2 core advantages.
टोज मैट्रिक्स आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ बता रहा हूं रेफरेंस के लिए, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्वॉट, जो आपको पढ़ाया था, स्वॉट तो पढ़ाया था बेटा, पक्का इतना तो पता रहेगा, उसका ही एक्सटेंशन एक मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड एज TOWS, टोज मैट्रिक्स. कैन वी गो बैक टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एडवांटेजेस? लेट्स गो डाउन एंड रीड एटलीस्ट फ्यू एडवांटेजेस जो आपको इमीडिएटली समझ में आएंगे. इन योर मॉड्यूल्स, कम टू पेज नंबर 1.6. Are you there? Let's start with 1.7. Read point number C and D. Point number C के बाजू में लिख दीजिए opportunity and D के बाजू में लिख दीजिए threat. Now read along with me. ये हेडिंग्स मैंने बनाए हैं आपके सेंटेंसेस में से, ICI ने तो सिर्फ सेंटेंसेस लिख के दिए हैं. देखो क्या बोलता है. सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट wants that a company should have a good future. Okay. ये सर उनको प्रिपेयर करेगा टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्वॉट एनालिसिस लगाएंगे. यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. सी सिंपल है. How do you find opportunity? If you are looking for an opportunity, then only you will find it. No. So let's say अगर as a business मैं already settled है, मैं कुछ नया करना ही नहीं चाहता है, तो मैं opportunity identify कैसे करेगा? Only when I want to expand, only when I want to grow, only when I want to try new things, तभी तो मुझे कुछ नया opportunity देखने को मिलेगा ना ideally. तो सर strategic management आपको force करता है, आप अपने present के बारे में बहुत सोचिए, आप identify करने का try कीजिए मार्केट में किधर अच्छा potential है. तो strategic management actually act as a pathfinder. It forces you to look for better opportunities in the market and exploit them on a timely basis. देखो, organizations will be able to identify available opportunities and also able to identify ways and means to achieve them. That is the essence of strategic management. ये आपको opportunities ढूंढने में help करेगा and उन्हें exploit करने में help करेगा. अब जब आप opportunities ढूंढेंगे तो you will also come across certain threats. See, या तो कुछ positive events होने वाले होंगे या negative events होने वाले होंगे. Positive events अपॉर्चुनिटी बन जाएगा एंड नेगेटिव इवेंट क्या बन जाएगा? थ्रेट. रीड पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है. स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कैन ऑल्सो सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस. मतलब एक प्लान्ड डिफेंस मैकेनिज्म बन सकता है अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स. मतलब जो प्रॉब्लम्स हम गलतियां कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में थ्रेट्स आ सकते हैं, उससे हम अपने आप को बेटर तरीके से डिफेंड कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. नोटबुक में जाइए, अंडर एडवांटेजेस राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. Under advantages, write down point number A. Act as a pathfinder. Number 1, act as a pathfinder. Dash करके लिखो. Act as a pathfinder. Dash करके लिखिए. Strategic management will help an organization. Strategic management will help an organization to identify available opportunities in the market, and also to identify ways and means to exploit them. Therefore, acting as a pathfinder for an organization. Acting as a pathfinder for an organization. सिंपल सा पॉइंट है. पाथ फाइंडर मतलब आपको रास्ता बनाने में हेल्प करेगा, मतलब आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ करके उनको एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करेगा. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवांटेज है. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू. पॉइंट नंबर 2, एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस. 2, act as a corporate defense. 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 Act as
डैश करके लिखिए, एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस। मतलब ये एक प्लान्ड डिफेंस बन जाएगा कि अगर आपको मालूम है आपका करंट सिचुएशन में आपके क्या प्रॉब्लम्स है, फ्यूचर में क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, इससे आप बेटर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अच्छे से डिफेंड करें ताकि इनका नेगेटिव इंपैक्ट हम पे कम से कम आना चाहिए। मतलब हर कंपनी क्या चाहेगा, थ्रेट्स एंड वीकनेसेस को कंट्रोल में रखना चाहेगा, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा, तो ही ये कंपनी पैसा अर्न करेगा। तो बॉटम लाइन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको इस डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर करेगा कि कैसे अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, कैसे उनको स्ट्रेंथ से कनेक्ट करना है और कैसे वीकनेसेस एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करना है, अवॉइड करना है। दैट्स योर पॉइंट नंबर बी। डैश करके लिखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन सर्व एज अ strategic management can serve as a corporate defense mechanism, can serve as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls, against mistakes and pitfalls. Full stop. It will also help, it will also help the organization, it will also help the organization to avoid costly mistakes. It will also help the organization to avoid costly mistakes. Do you understand this? Let me ask you a simple question. Don't you think after this Byju's episode, जो आपके एशियन रीजन में बचा हुआ एडटेक प्लेटफॉर्म्स रहेगा, they'll become more conscious. They'll start realizing that if a stronger startup, द बाइजू, जिसके पास इतना पैसा था, इतना फंडिंग था, प्लस इतना रिकग्निशन था, प्लस फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, प्लस राइट टेक्नोलॉजी था, मतलब हर बॉक्सेस टिक थे, इफ दे कैन ऑल्सो रीच अ वेरी ड्रास्टिक पोजिशन, तो ओवरऑल किसी भी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है ना यार। एंड ये ऑलरेडी छोटे कंपनी साथ में हो चुका है। लाइक फॉर एग्जांपल वेदांतु का नाम सुना होगा आपने, वो ऑलमोस्ट आए और खत्म हो गए मार्केट से। लाइक यू हैव ऑलरेडी सीन, मतलब ऑलरेडी सर्वाइवल वाज अ बिग क्वेश्चन फॉर लॉट ऑफ प्लेयर्स। जो सबसे स्ट्रांगली वैल्यूड था, जब से स्ट्रांगली सर्वाइव कर रहा था, जिसने रेवेन्यू का नंबर पे क्लॉक इन किया, अगर उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब द एनवायरमेंट इज नॉट दैट सुटेबल ऑल्सो इन दिस कंट्री और लेट्स से अराउंड दिस कंट्री, जहां पर आप एक एडटेक प्लेटफॉर्म को इमीडिएटली प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। मतलब मे बी देयर आर सर्टेन साइंस जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी को सोचना पड़ेगा। डोंट यू थिंक अदर प्लेयर्स बिफोर बाइंग अदर एंटिटीज एट अ वेरी हाई प्राइस विल थिंक टू मच अबाउट इट नाउ, बिकॉज दे विल नो दैट इफ वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन अक्वायरिंग लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन, इवेंचुअली हो सकता है हमारे पास ही वर्किंग कैपिटल ड्राई हो जाएगा। सो इफ माई पाउडर इज नॉट देयर, मेरे पास अगर पैसा ही नहीं है, पाउडर मतलब पैसा ही अगर मेरे पास में नहीं है, मैंने अगर सारा पैसा बर्न कर दिया है अक्वायर करने के अंदर, एंड जिसको अक्वायर किया वो खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं कभी रिवाइव ही नहीं हो पाएगा। सो द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज, इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन द बाइजूस एक्विजिशंस एंड एनी कन्वेंशनल बिजनेस एक्विजिशन, रिलायंस ऑलवेज एक्वायर्स अ कंपनी विच इज एक्चुअली मेकिंग मनी। रिलायंस इज अक्वायरिंग एंटिटीज जिसका ऑलरेडी एक बिजनेस का प्रेजेंस है और जो एक्चुअली में सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस। भले ही कन्वेंशनल बिजनेस में वो वैल्यूएशन ज्यादा लगता है, डू यू गेट माय पॉइंट, बट यहां पर आप अक्वायर कर रहे हो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर कुछ चीजें जो एक्चुअली में ऑन ग्राउंड पैसा नहीं कमा रहा है। नाउ इट्स मोर लाइक मैं अपने ऐसे और लोग इकट्ठा करते जा रहा हूं साथ साथ के अंदर, पर मेरे लिए कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट जो है, या एसबीओ वर्ड आएगा आज इंट्रोड्यूस करेंगे, इट्स कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एसबीओ क्या होता है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। आई एम नॉट अक्वायरिंग अ एसबीओ व्हिच इज मेकिंग मनी। लाइक फॉर एग्जांपल, थिंक लाइक अ इंडिविजुअल, व्हेन यू मेक मनी you invest your money, true? When you invest your money, you want to put your money there जहां पे कुछ रिटर्न मिलते जाए आपको। या तो आप एक रियल एस्टेट बाय करेगा जिससे आपको रेंटल इनकम मिल रहा होगा, या आप फंड्स बाय करेगा जिससे आपको कैपिटल अप्रिशिएशन मिलेगा। कोई ना कोई आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है आइडियली। बट सेम थिंग इन अ बिजनेस, इफ आई अक्वायर अ बिजनेस थिंकिंग द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, बट आई डोंट नो हाउ विल दैट मेक मनी, सो कैन आई से इट्स अ डिसीजन व्हिच इज गोइंग टू गेट क्वेश्चनड नाउअडेज, बिकॉज हमारे कंट्री में अभी भी टेक्नोलॉजी को इतना रिवॉर्डिंग तरीके से नहीं देखा जाता है। लोग आज भी एक सैस के लिए महीने का 5-10 लाख रुपए नहीं देता है कोई भी। यू नेम अ सैस वेयर इन इंडिया वी पे 5 to 10 लाख रुपीज पर मंथ।
वी डोंट, रादर बी स्पोक कंसल्टिंग फर्म से अगर तुम यूके यूएस में जाएगा, ऐसा बहुत सारा प्लेयर्स है जिन्होंने एक छोटा प्लेटफॉर्म बना करके दिया और एक कंपनी 10 लाख रुपए महीना उसको पे कर रहा होगा सब्सक्रिप्शन का, ये हो सकता है। हमारे इधर अभी भी ये मॉडल नहीं है आइडियली, तो आपको सोचना पड़ेगा टेक से मैं कितना पैसा निकाल सकता है। अल्टीमेटली इट इज अबाउट मासेस, तो क्या मासेस के लिए वो परफेक्टली सर्व कर पाएगा कि यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल दैट। सो दैट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस जो नॉर्मली आपको रखना पड़ता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स यू विद ऑल दीज थिंग्स। समझा क्या? चलो नोटबुक्स पॉइंट नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, एडवांटेज नंबर 3, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। हेडिंग लिख दीजिए, डिस्कस करेंगे। प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, या तो ये इमोशनल हो जाएगा ऑथर एकदम, देखना अभी तुम कैसे इमोशनल होता है ऑथर। तुमको कल पढ़ाया था क्या स्ट्रैटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव? ये गलत बोल रहे हैं, ये तो बोल रहा है प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, क्योंकि पहले बिजनेसेस प्योरली रिएक्टिव थे। दे बिलीव्ड फोरकास्ट करके, याद तो क्या कुछ तो ऐसा स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस में लीस्ट रेजिस्टेंस कभी तो पढ़ाया था। हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू गो विद द फ्लो। जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा मैं उसके हिसाब से बदलते जाएगा। तेरे को ब्राउन ब्रेड खाने का ब्राउन ब्रेड बेचेगा, मल्टीग्रेन ब्रेड खाने का मल्टीग्रेन बेचेगा, तू जो मांगेगा मैं वो बेचेगा। बात समझ में आया है क्या? कैन आई से आई विल जस्ट एक्सेप्ट और अडेप्ट विद द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू फोरकास्ट द एनवायरनमेंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। दिस वाज योर रिस्पॉन्स, इट इज कॉल्ड एज लीस्ट रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर आप ना सिर्फ रिएक्टिव हो, यू आर नॉट प्रोएक्टिव, यू आर नॉट थिंकिंग कि एग्जैक्टली लोग आने वाले 5 साल में क्या नया प्रोडक्ट चाहेंगे मैं वो बनाता हूं। आप सोच रहे हो लोगों को क्या चाहिए वो मैं एक्सेप्ट करता हूं और अकॉर्डिंगली क्या करता हूं, अडेप्ट करता हूं। सो यू आर ओनली रिएक्टिव। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको फोर्स करता है रिएक्टिव होना चाहिए, दैट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, बट विदाउट बीइंग प्रोएक्टिव यू डोंट रियली मेक मनी। एक बात सिंपल है ना यार, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे और कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट क्रिएट करने का ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नया पैसा कैसे मिलेगा आइडियली? तो सिंपल चीज है ना, जो ऑलरेडी सेटल्ड प्लेयर्स है उनका मार्केट शेयर कम क्यों होगा? उनका मार्केट शेयर कम करने के लिए आपको अगर नया अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, सेटल्ड प्लेयर का मार्केट शेयर कम करना है, यू हैव टू कम अप विद समथिंग व्हिच एग्जिस्टिंग प्लेयर्स डोंट हैव। डू यू गेट माय पॉइंट? तो बॉटम लाइन आपको कोई ना कोई एक रिस्क एलिमेंट तो कंसीडर करना ही पड़ेगा ना। दैट इज योर पॉइंट नंबर ए। देखो क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट helps organization to be more proactive instead of reactive। वैसे आपने इतना लाइन भी लिखा तो आपका मार्क्स 1 नंबर हो जाएगा, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, आगे आइए। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शंस इंस्टेड ऑफ मियर स्पेक्टेटर्स। मतलब आप एक्चुअली खुद से एनालिसिस करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या नया प्रोडक्ट बना करके बेचने के बारे में सोचना चाहिए, रादर देन अब लोगों को ये चाहिए मुझे ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। यू आर नॉट जस्ट रिएक्टिव, यू आर ऑल्सो थिंकिंग अहेड ऑफ इट्स टाइम। दैट मींस यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू बी लिटिल बिट प्रोएक्टिव। आगे देखो थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। देयरबाय यू आर एबल टू कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी। It helps them in working within the vagaries of environment। vagaries के नीचे लिखिए uncertainties। मतलब एनवायरनमेंट में बहुत सारा अनसर्टेनिटीज है, आपको उससे कैरिड अवे होने के बजाय उसको बराबर से एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा प्रोएक्टिवली नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करने चाहिए जो शायद कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर प्रोवाइड नहीं करता है। ये चीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको अचीव करने में हेल्प करता है। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलता है डोंट बी ओनली रिएक्टिव, ऑल्सो एड द एलिमेंट ऑफ प्रोएक्टिव। दैट मीन्स ट्राई टू एनालाइज योर एनवायरनमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मोर पीपल मे लाइक and then accordingly try to sell a product। Let me ask you a question। क्या इंडिया में आपको लगता था 10 साल पहले इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल्स बनने चाहिए थे? 10-12 साल पहले कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता था। बट डोंट यू थिंक आईवी इंटरनेशनल बोर्ड जो आईवी है आपका सिग्निफिकेंटली पिकअप हो रहा है इंडिया के अंदर? कितना स्कूल का ब्रांचेस ओपन हो गया है? यू नो दैट आपका फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास, अरे प्रेप जो अपना प्री स्कूल जो होता है उसका फीस कितना हो गया है इंडिया के बड़े सिटीज के अंदर, लाइक बैंगलोर, दिल्ली एंड ऑल? इट्स गॉन इन लैक्स नाउ। 2-3 लाख रुपए हो गया प्री स्कूल का फीस। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। उतने में तेरा पूरा सीए खत्म हो जाएगा। मैं एक बात बोलता हूँ, एक नया प्रॉब्लम जो हमको हमेशा होने वाला है, हमेशा, मतलब मेरे को तो इतने सालों से हो रहा है, तुमको भी शुरू हो जाएगा भी है। हमने एक ऐसा कोर्स चूज किया है जिधर आरओआई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी गुड। We all know this really well। I'm talking about good professional courses based out of India, because the amount of expense required and the return what you get in the first year itself during articleship, I'm not even counting post qualification, you're understanding? We know that there is going to be a return which is actually good in number,
I hear people that their schooling is going to cost them almost 1 crore rupees. I'm not kidding. It's a common fact nowadays. There are schools based out of Hyderabad जहाँ फीस 15-16 लाख रुपए साल का. 15-16 लाख रुपए फीस है स्कूल का ईयरली. There are schools and I just get करते क्या हूँ मतलब what do you do there मतलब am I like literally flying in the air and learning मतलब what are you doing I don't understand मतलब I'm sure you have hired a nutritionist for me on day one. I'm just 5-year-old and you want me to have good nutrition. It's required, I understand, but you have some internationally certified nutritionist. मतलब ऐसा ही कर सकते हैं आप. और there are, and what I was shocked is, parents are scared कि बच्चों को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अपने वो जो एक हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम कौन सा मूवी आया था इरफान खान का, that's a very beautiful movie actually. Is a very good actor. Finally not there unfortunately, but yeah, very very good actor. But वो जो मूवी आपने देखा मेरे को लगा था ऐसा थोड़ी होता होगा यार. Then I called the people. I'm like ऐसा होता है. Then they told me पूना में भी ऐसा होता है. Up to some extent yes. There are certain schools where you don't get admission. मैंने को बोला really? वो बोला नहीं पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते बच्चे का डिसीजन लेने से पहले. अरे ये तो सेंसिबल ही नहीं है यार. But still it there. I just think कोई लड़ने के लिए नहीं गया उनसे अभी तक या गए हैं लोग मतलब तो गिव अप कर चुके हैं आइडियली. Isn't it stupid? एक बात बताइए ना, just let me ask you a question. I want to apply Harvard Business School for my masters and they tell me I want to interview your parents. I say okay, but what's the relevance? Who is going to Harvard? Me or them along with me? They've lived their life in a different manner. Are you expecting them to meet your standards so that I can get in your school? Are you understanding this? It is stupid. It is stupid. I don't understand how people even accept it. And हमने हमारे कंट्री में भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है. दूसरे कंट्री में इसका रेलेवेंस थोड़ा अलग था. हमारे तो कुछ है ही नहीं. मैं तो शॉक में ही हूँ. जब मैंने फीस सुना मैंने सोचा एंड मैं सोचा कौन जाता होगा. मैंने रियलाइज अपने रिश्तेदार के बच्चे जाते हैं. तो बोला अच्छा ये तो बहुत दुनिया पागल हो गई एकदम. मतलब I mean मैं मजाक नहीं कर रहा है. ऐसा कोई मेरा ज़माना बहुत दूर का नहीं था. तुम्हारे मेरे में एज गैप ऐसा कुछ सालों का ही रहेगा. 15-20 साल मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा. समझो मेरा बात. ऐसा तुम्हारा एज क्या है? तुम 20 साल का है ना तो 10-12 साल का डिफरेंस है आइडियली. समझ रहे हैं. मैं क्या 42 रहेगा. ऐसा 20 साल का डिफरेंस है. अच्छा सुनो पॉइंट. क्लास 7 तक माई स्कूल फीस वॉज 200 रुपीज पर मंथ. 200 पर मंथ. उसके अंदर भी एक ऑप्शन था अगर आप 12 महीने का फीस एक साथ में दोगे समझ रहे हो मेरा बात तो 1000 रुपये देना पड़ेगा या 1100 रुपये देना पड़ेगा. उस पर डिस्काउंट भी मिलता था ऐसा. समझ लो एडवांस फीस का. उसके अंदर आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं. मैं मजाक नहीं कर रहा है. 200 रुपीज पर मंथ मतलब इफेक्टिवली एक 2400 रुपये 2500 रुपये राउंड फिगर वो भी 100 रुपये एक्स्ट्रा वॉज द स्कूल फीस. तो जब मैं सुन रहा है तो मेरे को ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा है ये क्या है. मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा है. क्लास 7 तक हाँ हालांकि बात अलग था. और क्लास 7 तक हमको इंग्लिश के अंदर चैप्टर पढ़ाते थे और पूछते थे हु इज राम इन चैप्टर. मतलब क्वेश्चनिंग बहुत ही घटिया लेवल का था. मतलब आई अंडरस्टैंड. तो ऐसा स्कूल का लेवल बहुत ग्रेट नहीं था बट दैट इज हाउ इट वॉज. बट आई एम सेइंग 200 पर मंथ टू ऑलमोस्ट 2 लाख और पर एनम बेसिस यार 5 लाख रुपए जो आप पे कर रहे हो. गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना. अब ROI सेंसिबल नहीं है. पढ़ना चाहिए बट मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो गया है कंपेरेटिवली. बट जाने दीजिए मतलब अभी दैट्स हाउ इट इज. यू कांट रियली चेंज इट. बट आई एम शॉक्ड कि इस तरीके से द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड पीपल आर एक्चुअली रेडी टू पे दैट मच मनी. मतलब आई एम श्योर कि बच्चे का आज 5-10 साल की एज के अंदर तो 5 अलग अलग क्लासेस रहता होगा ट्यूशंस. हमारे ज़माने में एक ही ट्यूशन होता था. इसको इंग्लिश पढ़ा दो. वो स्कूल में नहीं पढ़ाते. समझ रहे हो मेरा बात. कोई अगर इंग्लिश सिखा देगा तो आगे काम हो जाएगा जिंदगी में. बाकी सब वो खुद फिगर आउट कर लेगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. इसको बस एक चीज सिखा देते हैं. मतलब आई स्टिल रिमेंबर हमारे लिए ट्यूशन मतलब मेरे टाउन में एक ही ट्यूशन हो सकता था. वो था इंग्लिश और दूसरा था कंप्यूटर. कंप्यूटर के लिए पूरे टाउन में एक ही टीचर थे. आपको बोला मिस्टर अनिल शर्मा. डिड यू गेट माई पॉइंट. कंप्यूटर इंस्टॉल भी वही करेंगे पढ़ाइंगे भी वही. स्कूल में भी वही पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा क्लास भी वही देंगे. बात समझ में आया क्या. कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास में. सो दैट इज हाउ द वर्ल्ड वॉज ईयर्स बैक. And I'm saying the way things have changed today, it's little shocking, but yeah, that's how it is. Anyways, proactive instead of reactive says,
organizations have been thinking only in one direction. Strategic management forces them to have a two-way thinking. That means you should also be proactive. Notebook में जाइए, लिखिए point number 3, proactive instead of reactive. डैश करके लिखिए. Strategic management helps an organization. Strategic management helps an organization to analyze and take actions, to analyze and take actions instead of being mere spectators. Instead of being mere spectators. Therefore, organization will be able to, therefore organization will be able to control their own destiny. Organization will be able to control their own destiny. मतलब अभी तक आप सिर्फ एक स्पेक्टेटर थे, मतलब आप बदलाव को समझ रहे थे और उसके बाद में जो इमीडिएटली आपको अडेप्टिंग करना था आप उतना ही काम कर रहे थे. यू वर ओनली बीइंग रिएक्टिव व्हेन यू वर मेकिंग योर स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलता है यू शुड ऑल्सो try to become proactive as a business, then only you can really make good amount of money. Because अगर आप proactively सोचेंगे तो आप कुछ एक अच्छा नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आ पाएंगे जो शायद लोग प्रेफर करेंगे और प्रीमियम प्राइस पे करना चाहेंगे. इफ यू डोंट थिंक लाइक दिस, ऑब्वियसली आपका एग्जिस्टिंग प्लेयर से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन रहेगा, मार्केट शेयर गेन करना ईजी नहीं होगा. दैट्स वाई इट्स बेटर टू बी प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव रादर देन बीइंग ओनली रिएक्टिव. तो इस पॉइंट का रेलेवेंस ऐसा समझिएगा, सिर्फ रिएक्टिव होकर फायदा नहीं है, आपको रिएक्टिव एलिमेंट तो रखना ही पड़ेगा, बट प्रोएक्टिव एलिमेंट विल आल्सो गिव यू अ ग्रेटर एज आइडियली. दैट्स योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. क्या आपको एडवांटेज नंबर 1 2 3 समझ में आया? पक्का. कम टू नंबर 4. राइट डाउन. हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज. पॉइंट नंबर डी, हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज. हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज. helps in developing core competencies. ढंग से सुनिएगा, कल भी आपको बोला था एंड आई टोल्ड यू दैट दीज आर 2 वर्ड्स जो हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. फिर से आपको रिपीट करके एक बार मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन देता हूं. ये 2 वर्ड ही एक्चुअली पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए एग्जिस्ट करते हैं. एक है कोर कॉम्पिटेंसी, एक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. Competitive advantage is a position what you want to achieve. That means I am getting better margins than my competitor. I have a stronger market share than my competitor. That means I am performing at any day in comparison to my competitor way better. मतलब मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं अगर आप मुझे मेरे competitor से कंपेयर करेंगे तो. That's called as achieving competitive advantage. ये बोलता है competitive advantage अचीव करने के लिए आप लोगों को कोर कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करके डेवलप करना पड़ेगा. व्हाट इज अ कोर कॉम्पिटेंसी? कोर कॉम्पिटेंसी इज अ कैपेबिलिटी और अ स्किल ऑफ अ कंपनी जिसकी वजह से लोग उनको प्रेफर करते हैं ओवर द कॉम्पिटिटर. मतलब सर आपने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर मे बी इट्स द डिजाइन एलिमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट और मे बी लेट्स से इट्स द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, मे बी इट्स योर आफ्टर सेल सर्विस जो ब्रिलियंट रहेगा. इन अ फूड बिजनेस इट कैन बी योर फूड क्वालिटी, इट कैन बी द टेस्ट, इट कैन बी एनीथिंग. मतलब जो एक सेलिंग पॉइंट है आपका सबसे बड़ा जिसकी वजह से लोग आपको प्रेफर करते हैं ओवर द कॉम्पिटिटर, दैट इज योर यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन बोल दीजिए या आपका कोर कॉम्पिटेंसी बोल दीजिए. बाद में जब हम कोर कॉम्पिटेंसी को डिटेल में समझेंगे तो पता चलेगा सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से आप कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं करते हो. वो बताएगा कोर कॉम्पिटेंसी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. व्हेन यू चूज अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट अक्रॉस लेट्स से अमंग ऑल 5 or 10 अदर रेस्टोरेंट्स, दैट मींस देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर चूजिंग रेस्टोरेंट ए देन ऑल अदर रेस्टोरेंट्स कंपैरेटिवली. कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसे एडिशनल एलिमेंट्स रहेंगे. इट कैन बी लोकेशन, इट कैन बी पार्किंग, इट कैन बी एम्बियंस, इट कैन बी फूड क्वालिटी, इट कैन बी सर्विस प्रोवाइडेड, इट कैन बी द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. मतलब मल्टीपल चीजें मिलकर के कोर कॉम्पिटेंसी बनता है. एक सिंगल चीज कभी भी नॉर्मली कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बनता है. ये लोगों के ग्रेट रिसर्च है, उनके आउटकम्स है, आपको पढ़ाए जाएंगे जब आपको कोर कॉम्पिटेंसी पढ़ाएंगे. बॉटम लाइन,
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोर कॉम्पिटेंसीज ढूंढ करके डेवलप करने में हेल्प करता है. उससे ही मुझे क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अ पोजीशन व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड टू अचीव दैट यू नीड कोर कॉम्पिटेंसीज, एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू डेवलप योर कोर कॉम्पिटेंसीज. बात समझ में आया है क्या? नोटबुक में जाइए. पॉइंट नंबर 4, हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, डैश करके लिखिए. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट helps an organization, strategic management helps an organization in identifying and developing certain core competencies, in identifying and developing certain core competencies which will help the organization in achieving competitive advantage, which will help the organization in achieving competitive advantage, which will help the organization in achieving competitive advantage. तो competitive advantage achieve करने के लिए core competencies को develop करना पड़ता है. उसके लिए strategic management आपको help करेगा. That is the advantage number 4. क्या आपको ये चारों logical advantages समझ में आए क्या? Actually ये 4 सबसे unique और actual logical importance थे. 2-3 और general points आपको लिखवा दूंगा. Spend 2 minutes, एक बार चारों points समझ में आ रहा है क्या आपको? एक बार revise कीजिए. If you are comfortable, we'll finish and write the last 2-3. Done? Are you actually able to understand this? Write down point number 5. Provides direction to the company. Provides direction to the company. Dash करके लिखिए. Strategic management gives direction to the company. Gives direction to the company to move ahead. Gives direction to the company to move ahead. That is, it helps them. That is, it helps them in defining realistic objectives. It helps them in defining realistic objectives and goals. Defining realistic objectives and goals which are in line. Realistic objectives and goals which are in line with the entity's vision statement. Which are in line with the entity's vision, VISION, vision statement. क्योंकि आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करेगा डिसाइड करने में वेयर आर वी से वेयर वी वांट टू बी. दैट मींस आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिकली डिफाइन कर पाएंगे, सोच पाएंगे आप करंट सिचुएशन से एग्जैक्टली कहां जाना चाहते हैं और क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है. सो इनडायरेक्टली आपको वो सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा जिससे आप अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो. अनदर एडवांटेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अगर आप डेफिनेशन के अराउंड सोचो तो सारे के सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपको सेंस लगना शुरू हो जाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड दीज 5 पॉइंट्स? चलो लास्ट में 1-2 हेडिंग लिख दो सिर्फ रेफरेंस के लिए. राइट डाउन नंबर 6. इट विल एनहांसेस द लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस.
It will enhance the longevity of the business. It will enhance the longevity of the business. मतलब बिजनेस लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर पाएगा, बिकॉज आप हर बार रियलिटी चेक करते हैं, अपना करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, कॉम्पिटिटर्स को समझते हैं, अपना खुद का नया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते रहेंगे, तो बिजनेस भी लॉन्ग टर्म तक चलते जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग, मतलब एडवांटेजेस का ही लास्ट पॉइंट. इट ऑल्सो एक्ट एज अ फ्रेमवर्क. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग. It also acts as a framework for decision making. फ्रेमवर्क मतलब एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दिया है आपको, एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझा के दिया है कि आपको अगर एक्चुअली में नया स्ट्रेटेजी चूज करना है, सो हाउ शुड आई चूज अ न्यू स्ट्रेटेजी. तो आपको बता रहा है पहले वेयर आर वी डिफाइन करो, फिर डिफाइन करो अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन को, फिर सोचो उसको अचीव करने के लिए ऑप्शंस क्या है. तो आपको एक लॉजिकल अप्रोच दे रहा है रादर देन रैंडमली चूजिंग. एक काम करते हैं, नया प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो इट्स नॉट अबाउट अ बंडल ऑफ you can say ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है, ये हिट और मिस मेथड नहीं है. यहां पर आप जेन्युइनली सोच रहे हैं कि एक्चुअली में ये सिचुएशन है, ये मेरे पास पोटेंशियल ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन रियलिस्टिकली बेटर रहेगा. इट्स मोर ऑफ अ कैलकुलेटेड रिस्क देन अ जनरल रिस्क. इट्स नॉट समथिंग व्हाट यू आर नॉट रियली थिंकिंग इन डिटेल. आप एक वेल थॉट डिसीजन जब लेते हैं, दैट इज एक्चुअली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ये आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा है, एक लॉजिकल अप्रोच दे रहा है, जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजंस ले पाएंगे. ये अलग अलग इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस या एडवांटेज हो गया या लिमिटेशन है. बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है. पूरे चैप्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ही जहां क्वेश्चन आता है वो मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उसके एडवांटेजेस एंड उसके लिमिटेशंस हैं. इन तीनों चीजों को आराम से बार बार पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा. बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर व्हेन वी एक्चुअली गो एंड डिस्कस अदर चैप्टर्स एंड व्हेन यू विल कम बैक फॉर योर सेल्फ स्टडी इन चैप्टर 1. यू विल अंडरस्टैंड हाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में विजन, मिशन है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, स्ट्रेटेजीज है, उसका इंप्लीमेंटेशन आएगा, करेक्टिव एक्शन आएगा, क्योंकि आगे हर चैप्टर में यही चीज आपको पढ़ाया जाएगा. वही आपको और लॉजिकल अप्रोच समझ में आएगी 100%. तो मतलब आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट दिस. पर आपके पास एक क्विक समरी है, नोटबुक के अंदर आपने सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिख लिया है. बेसिक चैप्टर का 1 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? हमने देखो चैप्टर 1 में क्या किया, सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या वो डिस्कस किया, फिर थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया एंड देन वी स्टार्टेड विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस मच? कैन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक? पक्का? अब चलो एक टॉपिक और है अच्छा चैप्टर 1 के अंदर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका इंट्रोडक्शन यहां पे डिटेल्ड डिस्कशन आगे चैप्टर 4, 5, 6 में होगा. 4, 5, 6 इसके लिए ही बनाया है, बट एक इंट्रोडक्शन आपको यहां दे देंगे. यहां पर क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली कम है, छोटा सा ही क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज कंटेंट ज्यादा डिटेल में चैप्टर 4, 5, 6 के अंदर है. व्हाट इज द हेडिंग? स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू. ये क्या है? आपने स्कूल में पढ़ा था टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहां पर ये बताएगा थोड़ा सा बेटर वर्जन ऑफ दैट. दे विल यूज द फैंसी टर्म्स कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल. ये एग्जांपल पहले भी दिया है, वापस से आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ आईटीसी. डोंट यू थिंक दे विल हैव अ कॉर्पोरेट ऑफिस? कैलकाटा. इन कॉर्पोरेट ऑफिस दे विल हैव लॉट ऑफ कॉर्पोरेट स्टाफ. अभी कॉर्पोरेट ऑफिस जो है दे विल टेक केयर ऑफ ऑल आईटीसी बिजनेसेस. नाउ आईटीसी इज नॉट ओनली इन वन इंडस्ट्री. बराबर है क्या? नहीं है क्या? आईटीसी के पास में आपका, अगर मैं बिजनेस के बंडे से बात करूं तो टबैको बिजनेस है क्या? होटल बिजनेस है क्या? एफएमसीजी है उनके पास में? अरे हाँ या ना? पेपर प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस है कि नहीं है? ब्ला 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 ब्ला. आईटी कंपनी भी है उनके पास में, छोटा सा है. ITC also has a small IT company. Rather, मैं वही बोल रहा हूँ, ITC का वैल्यू अनलॉकिंग होने ही वाला था, ये लोगों को 5 साल से पता था. बट द ओनली प्रॉब्लम इज पेशेंस ऑफ होल्डिंग द शेयर.
एवरीवन हैड आईटीसी इन देयर लाइफ टाइम. हर किसी को मालूम था कि आईटीसी अगर कोई एक नॉर्मल इन्वेस्टर है पक्का एक दिन लोगों को वैल्यू समझेगा. लोग बोलते थे आईटीसी का डीमर्जर होगा. लोग पीपल यूज्ड टू बिलीव देयर विल बी ए डीमर्जर. और जैसे ही टबैको बिजनेस निकलेगा एफएमसीजी एंड होटल बिजनेस के अच्छे वैल्यूएशंस देखने को मिलेंगे. टबैको की वजह से ओवरऑल आईटीसी का वैल्यूएशन थोड़ा सा नीचे रहता था बिकॉज टबैको बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी है. गवर्नमेंट कभी भी नया ड्यूटीज वगैरह ऐड कर देगा और हमारे लिए टबैको के सेल के ऊपर एक तरीके से और नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा. आईटीसी का मैनेजमेंट हमेशा बोलता था कि यार आप हमको पीनलाइज करते हो टबैको बेचने के लिए, हमारे अलावा हमारे पास तो मार्केट शेयर 25-30% भी नहीं है. 70% मार्केट शेयर अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है. बीडी वाला बिजनेस इतना लोकल छोटा छोटा प्लेयर एग्जिस्ट करता है जो एक्चुअली में टबैको का प्रोडक्ट्स बना करके बेचता है और अनफॉर्चुनेटली वो कैश में बेचता है. तो उसके ऊपर तो टैक्स और ड्यूटी का इंपैक्ट ही नहीं आता है. और आप जिनको देखते हो एज ए विलन वो हम है. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो आईटीसी के ऊपर हमेशा से एक सॉर्ट था कि यार गवर्नमेंट फिर बजट के अंदर कुछ तो अनाउंस करेगा और आईटीसी की मार्जिन्स और हालत खराब हो जाएंगे. इसीलिए आईटीसी का कभी वैल्यू अनलॉकिंग हुआ ही नहीं. रादर आईटीसी स्मार्टली धीरे धीरे आपका अपना जो खुद का टबैको पे डिपेंडेंसी है वो कम करना शुरू किया. दे स्टार्टेड लिटिल बिट एक्सपेंडिंग ऑन एफएमसीजी. थोड़ा उन्होंने होटल में ज्यादा एक्सपेंड किया, उधर थोड़े लॉसेस भी हुए सिग्निफिकेंटली कुछ साल पहले, कोविड के पहले का बात बता रहा हूं. अभी तो वो भी रिवाइव हो रहा है. बट एफएमसीजी में उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया. धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया आपको अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा बिकॉज इंडिया में इस बिजनेस के लिए वैल्यू नहीं मिलने वाला है. क्योंकि इस बिजनेस के ऊपर क्या रहने वाला है? अनसर्टेनिटी रहने वाला है. पीपल लुक एट दिस बिजनेस इन अ नेगेटिव मैनर. डू यू गेट माय पॉइंट? ग्लोबली ऑल्सो बट वैल्यूएशन मिल जाता है बाहर. इंडिया के अंदर वैल्यूएशन नहीं मिलने वाला है बिकॉज आपको गवर्नमेंट से डर लगता है कि गवर्नमेंट के लिए आप ही एक विलन हो क्योंकि गवर्नमेंट को बाकी विलन के नाम ही नहीं मालूम. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो उनको लगता है ना मेरे को जिसका नाम मालूम है मैं उसके ऊपर पेनल्टी लगाता हूं, बाकी जिनका नाम ही नहीं मालूम उनको ढूंढने के लिए कौन जाएगा? सी हमारे गवर्नमेंट का एक क्लियर फैक्टर है, जिसको मैं जानता हूं उसको पकड़ लो, जिसको नहीं जानता हूं उसको कहीं को टाइम वेस्ट करने का फालतू में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, इतने रिसोर्सेज है नहीं. मतलब इट्स गोइंग टू बी न्यू साइकिल, सो लेट्स नॉट गेट देयर. It's always better if I know people, target them, and you know whatever the policy is, apply on them directly. तो ITC के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था अभी के लिए. लेट्स थिंक अबाउट ITC का कॉर्पोरेट स्टाफ हो गया. ये कॉर्पोरेट स्टाफ सारे बिजनेसेस के लिए इंचार्ज है. मतलब दिस कॉर्पोरेट स्टाफ विल टेक केयर ऑफ टबैको बिजनेस ऑल्सो, विल टेक केयर ऑफ होटल बिजनेस, विल टेक केयर ऑफ एफएमसीजी, ब्ला ब्ला. मेरा हर बिजनेस को कौन देखने वाला है? मेरा कॉर्पोरेट स्टाफ देखने वाला है. अब एक बात बताइए, हर एक बिजनेस का भी तो अपना एक लीडर रहेगा. हर एक बिजनेस का भी तो अपना लीडर रहेगा ना यार. दैट विल बी कॉल्ड एज माई बिजनेस लेवल मैनेजर्स. दे विल बी कॉल्ड एज माई बिजनेस लेवल मैनेजर. दीज पीपल एट टॉप विल बी कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर. अब अगर मैं बात करता हूं होटल बिजनेस का, होटल बिजनेस के अंदर लेट्स से मेरे पास में बिजनेस के हेड रहेंगे. लेट्स से देयर इज अ बिजनेस हेड. अब इस बिजनेस हेड के अंदर भी तो डोंट यू थिंक आपका एचआर डिपार्टमेंट रहेगा? अरे होटल बिजनेस के लिए भी तो सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट रहेगा, सेपरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, सेपरेट आपका R&D डिपार्टमेंट रहेगा अगर आपको परफॉर्म करना है. कैन आई से दीज इंडिविजुअल फंक्शनल मैनेजर्स भी एग्जिस्ट करने वाले हैं. क्या एग्जिस्ट करने वाले हैं? फंक्शनल मैनेजर्स. तो मेरे पास में एट अ ब्रॉडर स्केल जैसे ही मल्टीपल बिजनेस जो होते हैं, आई फॉर्म अ कॉर्पोरेट लेवल. I form a new level that is called as corporate level. Now corporate level is the topmost level. Corporate level is the topmost level. उसके अंदर हर एक बिजनेस जो है इंडिविजुअली वो कहलाएगा बिजनेस लेवल मैनेजर. मतलब आई एम गोइंग टू हायर पीपल. व्हेन आई डिसाइड अबाउट हायरिंग समवन, एम आई हायरिंग एट अ कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल सोचना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पे सारे बिजनेसेस का रिलेशनशिप उसके लिए इंपॉर्टेंट है. बिजनेस लेवल पे सिर्फ वही बिजनेस इंपॉर्टेंट रहने वाला है. बात समझ में आया क्या? एंड देन व्हेन आई से आई हायर समवन एज अ परचेज मैनेजर इन आईटीसी for which product? Are you a purchase manager for tobacco? Are you a purchase manager for FMCG? Are you a purchase head? So can I say every function will also be under every business. इस तरीके का पूरा hierarchy रहेगा. आप सेम एग्जांपल टाटा पे भी अप्लाई कर दीजिए. टाटा सन्स, have you heard of have you ever seen टाटा सन्स का वेबसाइट? It used to be very fancy once upon a time. Very fancy. ये अपना फिलॉसफी बताएंगे पूरा का पूरा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बिजनेसेस के ऊपर आइए. दिख रहा है क्या? आवर ब्रांड्स इन एवरी, दे विल टॉक अबाउट एवरी सेक्टर. लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टील, देन ऑब्वियसली दे विल टॉक अबाउट टाटा स्टील. मतलब वो टाटा सन्स इज द कॉर्पोरेट ऑफिस यू कैन से. उसके बाद मेरे पास अलग अलग क्या हो जाएंगे? बिजनेस आ जाएंगे, और हर बिजनेस के अंदर क्या आ जाएगा? फंक्शन. पर अगर वैसे सोचो तो टाटा स्टील भी अपने में बहुत बड़ा है. उसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उसका भी अपना कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसके भी अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस है. सेम अप्लाई फॉर टाटा मोटर्स ऑल्सो. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो यू नो ये
हिरारकी आपको सिर्फ बेसिक लेवल का पता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आप अपना हिरारकी अपने हिसाब से बिल्ड करेंगे, जितना बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट बनते जाएगा उतने मल्टीपल लेयर्स ऑफ लेवल्स ऐड होते जाएंगे। आपको जब इसीलिए हायर करते हैं तो आपको यही पूछना होता है, मुझे जब हायर किया जा रहा है किस लेवल पे हायर किया जा रहा है? एम आई गेटिंग इन टू कॉर्पोरेट लेवल, एम आई गेटिंग इन टू बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल? इफ आई एम इन टू बिजनेस लेवल, विच स्पेसिफिक बिजनेस आई एम गेटिंग इनसाइड? मतलब आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि 3 ओवरऑल लेवल्स होते हैं। और सोचिए स्ट्रेटेजी भी 3 अलग अलग लेवल्स पे होगा। कॉर्पोरेट लेवल का स्ट्रेटेजी अलग रहेगा, बिजनेस लेवल का स्ट्रेटेजी अलग रहेगा, फंक्शनल लेवल का स्ट्रेटेजी अलग रहेगा। ये तीनों चीजें आपका चैप्टर सिलेबस है। आप नोटबुक में जाएंगे, सॉरी बुक में जाएंगे, इंडेक्स पे, गो टू इंडेक्स ऑफ योर बुक, रीड चैप्टर 4 and 5, 6, चैप्टर 4, 5, 6 का नाम देखिए, वही पढ़ाएंगे आपके सिलेबस में। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज क्या होते हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज क्या होते हैं, एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज क्या होते हैं। फैंसी वेबसाइट है ऑटोमोटिव में। ओहो, डू यू नो वंस, आई डोंट नो व्हाट द करंट सिचुएशन इज, रतन टाटा वाज ऑन द बोर्ड ऑफ, मिस्टर रतन टाटा वाज ऑन द बोर्ड ऑफ रोल्स रॉयस। सो इवन जो दुनिया के सबसे फैंसी कंपनीज होते हैं वो ग्रेट लीडर्स को अपने बोर्ड पे रखना चाहते हैं। सो ही वाज पार्ट ऑफ रोल्स रॉयस का बोर्ड। यू डोंट नो दिस, इट्स वेरी कॉमन। अगर आपको बता रहा हूँ ऐसा, लाइक जो आपके लेजेंडरी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन रहेंगे उनको बहुत सारे दूसरे कंट्री से जो कंपनीज है वो अपने बोर्ड पे रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग एंड देयर अचीवमेंट्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री फॉर ईयर्स। पीपल बिलीव दैट दीज आर विजनरी पीपल आइडियली, एंड यू ऑल नो दैट वन प्रोजेक्ट विच डिड नॉट वर्क इन फेवर ऑफ मिस्टर टाटा was Nano, but that was a very important project. What he thought can change the lives of a lot of people in our country ideally, but did not work. Did you see the new MG Comet? एक छोटा सा कार आपको देखना शुरू हो जाएगा आइडियली। Have you seen this car? MG Comet? क्या बात है, नहीं देखा तुम लोगों ने? क्या बनाया है, मतलब कुछ भी बोलो, चाइनीज क्या बनाते हैं, मतलब स्वीट डब्बा बनाया है ना बेटा। यू हैव नेवर गॉटन इनसाइड नैनो। तुम अगर नैनो को देखेगा और उसको देखेगा, पर्पस ये क्लियरली सॉल्व करता है। नहीं देखा कभी? आपको दिखेगा बहुत सारा, पुणे के अंदर तो बहुत सारा देखने को मिलेगा। इतना सा गाड़ी है लिटरली, मतलब इट्स लाइक लिटरली योर एनफील्ड, मतलब इन टर्म्स ऑफ लेंथ। डू यू गेट माय पॉइंट? एकदम छोटा सा गाड़ी, और पता है कैसा बॉक्स बनाया है, वैगनर को और ठोक के छोटा कर दो ना साइड से, समझ रहे मेरा बात? ऐसा ये वो है, तो तुम ऐसा ऐसा बैठेगा सीधा डायरेक्टली, बट अंदर से इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी स्पेशियस, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन्ड। इट्स वेरी ब्यूटीफुली, अरे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन्ड कार। इट्स इलेक्ट्रिक कार इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन्ड और बहुत सुंदर है। मतलब अगर तुमको तिलक रोड पे गाड़ी चलाने का है, समझ रहे मेरा बात, तो इतना लंबा गाड़ी चला के कोई फायदा नहीं है। और तुम अगर अकेला आदमी चलाने वाला हो, तुम्हारा कम्यूट अगर क्लियर है, इट्स ओनली यू हु इज गोइंग टू गो इन एंड अराउंड। डू यू गेट माय पॉइंट? आई लाइक इट। मैंने एक्चुअली इसको, माय नेबर बॉट दिस, तो जब मैंने पहली बार गाजू ऐसे गाड़ी खड़ी देखी, उसको देखा, बोलो वाओ व्हाट इज दिस। मेरे को लगा ये है क्या, अभी कुछ टाइम पहले कहा था इतना छोटा सा गाड़ी, मतलब देख के मेरे को बहुत वियर्ड लगा था। फिर मैं अंदर झांक के देखा गाड़ी को, ऐसा तो इधर तो फिक्स 2 आदमी फिट हो सकता है बस, ऐसा डॉट। लिटरली उन्होंने ऐसा रहता है नाप करके स्पेस बनाया पूरा का पूरा एकदम, पर अच्छा बनाया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अंदर से इन्होंने बहुत अच्छा सोच के बनाया। मेरे हिसाब से जो नैनो तब करना चाहता था शायद, मतलब जितना ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है सिटीज के अंदर, दिस में पिकअप, इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा लगता है अपने को, मैं आपको ही बता रहा हूँ, मेरे को लगता है स्मार्ट वॉचेस चलेगा ही नहीं। आप अपने को ऐसा लगता है हर चीज, बट पीपल का माइंडसेट कब बदलता है विद टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट दैट। दैट्स व्हाई दे से बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको पढ़ने 3 लेवल्स। कौन कौन से? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, यू डू नॉट सी दिस कार ऑन रोड। बहुत ज्यादा है, पुणे के अंदर ऑलरेडी काफी ऑन रोड है यार। अब तुम देखना, तुमको पक्का दिखेगा ये, मैं तुमको 100% बोलता हूं, अब तुमको ये पक्का दिखेगा। ये भी एक साइकोलॉजी है, that you already have things around, you don't really notice them, but when you hear about them you will notice them for sure। देखना 100% तुमको within a week's time पक्का ही गाड़ी दिखेगा, 100% बोलता हूं तुमको। ऐसा कोई मेरा स्ट्रेटेजी नहीं है, तुमको बता रहा हूं। इट्स लाइक अ गोल्फ कार। आपने गोल्फ कार देखा ना, छोटा सा ऐसा, लिटरली वैसा है। वो चलाना आसान लगता है, इतना आसान नहीं होता है, मतलब ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग लगता है। तुमको लगता है ऑटो चलाना कितना आसान है, ऐसे से घूमने का, समझ रहे हो मेरा बात है?
ऐसा करते हैं ना ऑटो वाला, कभी कभी थोड़ा स्टाइल मारने के लिए ऑटो वाले भैया, वो ऑटो नहीं घूम रहे, खुद ऐसे घूमता रहता है, उनको बता रहे हैं आपके घूमने से कुछ नहीं होगा, ये भी हिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इट लुक्स सिंपलर बट इट इज नॉट दैट सिंपल आइडियली, ठीक है। द मैकेनिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। नोटबुक्स में जाइए, गिव अ नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Strategic levels in an organization. Strategic levels in an organization. Divide in 3 parts. 3 एरोज बना दीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। नंबर 1 कॉर्पोरेट लेवल, नंबर 1 कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। Strategic levels in organization divide in 3 parts. Corporate level managers, दूसरा बिजनेस लेवल मैनेजर्स, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, दूसरा बिजनेस लेवल मैनेजर्स, एंड थर्ड वन विल बी फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। ऑथर को कॉर्पोरेट लेवल अच्छा पसंद है, बढ़िया आंसर लिखा है। बिजनेस लेवल उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है। फंक्शनल लेवल अच्छा कॉपी पेस्ट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही है जो ऑथर को पसंद है, उधर उसने बड़े आंसर दिए है, प्रोबेबिलिटी है, बढ़िया पॉइंट्स भी है क्वेश्चन पूछने का, बराबर है क्या नहीं है। तो अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। सर अज्यूम यू आर पार्ट ऑफ लेट्स से आईटीसी कॉर्पोरेट ऑफिस। डोंट यू थिंक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का मेन काम क्या रहेगा? जो हमारे पास अलग अलग बिजनेसेस हैं, इनमें से जो हमारे पास इस साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पैसा है, how much money I should allocate to my tobacco business, how much money I should allocate to my FMCG business, can I say ये decision making about allocation of resources, कितना किस बिजनेस के लिए रिसोर्सेज अलोकेट करना चाहिए, ये डिसीजन मेरा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर रहेगा। कौन सा बिजनेस हमने शट डाउन कर देना चाहिए, कौन सा बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए, ये डिसीजन भी कौन लेगा? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर लेगा। रादर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर will be actually responsible party for the shareholders. When people invest in ITC, they think about it is not about tobacco business, it is ITC ka business. So can I say corporate level managers are responsible for answering the questions, understanding what their shareholders really want. तो shareholder का philosophy जो है वो actually के अंदर कंपनी के corporate level manager से ही define होगा, ये एक चीज important है। फिर सर corporate level manager का ये भी important काम है business level managers को सही guidance देना। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने शेयर भी किया था मेरे साथ में, एंड yesterday TCS took action also. एक विसल ब्लो हुआ था TCS के अगेंस्ट में, दैट TCS ना बहुत सारे थर्ड पार्टीज के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है। बहुत सारे थर्ड पार्टी के थ्रू क्या करता है? रिक्रूटमेंट। इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, दे हायर लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उनका हायरिंग जो है वो डायरेक्टली नहीं करते, बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू करते हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? कुछ रिक्रूटिंग जो एजेंसीज है एंड जो कुछ TCS के एग्जीक्यूटिव्स है, उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया गया दैट दे आर टेकिंग ब्राइब for recruitments. Are you understanding? So Mr. N Chandra, who is the person फिलहाल for Tata Sons, he said immediately हमने उन फर्म्स को बैन कर दिया है पूरा का पूरा, समझ रहे हो मेरा बात, एंड वी विल इंश्योर ऐसी चीजें हमारे TCS जैसे ऑर्गेनाइजेशन में रिपीट नहीं होनी चाहिए। डोंट यू थिंक व्हाट Tata represents and what the complaint is it exactly a mismatch? टाटा की फिलोसफी की एग्जैक्टली ऑपोजिट। हम चाहेंगे ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए, हम कभी ऐसा चीज सपोर्ट नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया, कल ही क्लैरिफिकेशन आया, उन्होंने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया दैट ये जो फर्म्स थे ये रिप्रेजेंट करते हैं हार्डली 2 to 3% ऑफ आवर ओवरऑल हायरिंग, तो ये सिग्निफिकेंट पार्ट भी नहीं है। प्लस हमने इमीडिएट एक्शन लिया और हम उन लोगों पे भी एक्शन लेंगे इमीडिएट बेसिस के ऊपर। फर्म्स को तो बैन कर ही दिया है, उनके थ्रू तो बाय करेंगे, रिसोर्सेज को लेंगे ही नहीं। एट द सेम टाइम जो लोग इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। मतलब डोंट थिंक दिस इज हाउ द कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्पीक्स, कि आपने कंप्लेन किया एंड कितना इमीडिएटली आप एक्शन लेते हो आइडियली। ऑल्दो TCS इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप ये डिसीजन इमीडिएटली ले सकते हो। प्लस आपको रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है व्हेन दिस हैपेंस। दिस हैपेंड सिमिलर एपिसोड बट इन अ वेरी बिगर मैनर हैपेंड अगेंस्ट Infosys आल्सो। देयर वाज अ विसल ब्लो अगेंस्ट Infosys that the CEO is actually misusing the resources. नहीं मालूम आपको ये? Infosys became half, 500 रुपए के नीचे आ गया था Infosys, इतना धोया था Infosys को, नहीं पता क्या बात कर रहे हैं।
अल्टीमेटली कंक्लूजन वही आया था. बट कैन यू सी सलील पारिक? In October, a Miss Whistleblower mailed the Infosys board with a slew of charges against Salil Parekh and Nilanjan Roy. They are the part of executive board. उनके अगेंस्ट में विसल ब्लो हुआ था. एंड स्टॉक का हालत अगर आप देखोगे ना उस टाइम पे, मेरे सबसे 450-500 रुपए मैंने स्टॉक को देखा है, इन्फोसिस को. इन्फोसिस, मिस्टर नारायण मूर्ति इज द पर्सन जिन्होंने इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बनाए. आप समझ रहे हो क्या मेरे बात? उनके कंपनी के अगेंस्ट में विसल ब्लो हुआ था. एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली पैसा पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ है. देयर वाज अनदर रूमर अराउंड इट. समवन वांटेड टू बाय इन्फोसिस इन बिग क्वांटिटी. विसल ब्लो करने की पॉलिसी होता है कंपनी के वेबसाइट पे, एक विसल ब्लो करने का पॉलिसी होता है. यू नो व्हाट इज अ विसल ब्लो पॉलिसी? व्हाट इज विसल ब्लो पॉलिसी? I believe there is something wrong. I want to inform the respective people and anonymously. मतलब मैं बताना नहीं चाहता कि मैं कौन है, पर मैं बताना चाहता ये प्रॉब्लम है एंड उस प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता है. उसका पॉलिसी लिस्टेड कंपनीज को बना के रखना पड़ता है. सेबी के एलओडीआर का रिक्वायरमेंट उनके वेबसाइट पे रहता है. तो विसल ब्लो पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, पर्सन वगैरह का ईमेल आईडी सब कुछ रहेगा. आप अपना अनोनिमस तरीके से अपना पूरा कंटेंट जो है लिखेंगे और उनको भेज देंगे. मतलब बॉटम लाइन उन तक ये कंप्लेन आपका पहुंचना चाहिए. डू यू गेट माय पॉइंट? ताकि वो लोग अनबायस्ड तरीके से क्या कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके और समझ सकें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. बट सिंस दिस वाज अगेंस्ट द बोर्ड डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली अगर एक कंपनी के डायरेक्टली बोर्ड के रेपुटेशन में क्वेश्चन रेज किया जाए, जो आज तक कंप्लीटली एक बहुत ही क्लियर रेपुटेशन होल्ड करता है, मार्केट के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्ड आता है. एंड इट वाज अ वेरी बैड रिस्पॉन्स ऑन पार्ट ऑफ इन्फोसिस. इमीडिएटली मतलब शेयर होल्डर्स ने 4-5 दिन के अंदर भर भर के सेलिंग किया एंड बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ. मतलब बहुत ज्यादा. स्टॉक प्राइस लिटरली 500-550 हायर साइड, उसके नीचे उसके ऊपर तो था ही नहीं. 500-550 तो पक्का देखा है मैंने 100%. एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट if a question like this can be raised against the Infosys board, then there can be a problem in any company in India, because Infosys has been like that kind of company जिनका overall market में corporate standard सबसे highest possible level रहे अपने country के अंदर. तो थोड़ा सा बुरा था, but immediately उन्होंने action लिया. within few days outcome आया, उन्होंने वो पूरे explanations दिए और पता चला कि actually में board का इतना कोई गलती नहीं था. ये whistleblower का complaint is more like a suspicion. It was not really a problem. And then एलिगेशन क्लोज हो गया पूरा का पूरा एंड स्टॉक ऑब्वियसली रिवाइव हो गया. बट दिस हैपेंड. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर पढ़ेंगे इन योर मॉड्यूल्स. कम टू पेज नंबर 1.10. सर, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं? एकदम आपके जैसे आंसर लेगा. उन्होंने बिल्कुल तुम्हारे जैसे सोचा है. सर, इट कंसिस्ट ऑफ सीईओ एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स. Sir, they are the principal general managers. They occupy the apex मतलब topmost position of decision making. Sir, उनका काम क्या है? What is the main role? रोल पढ़ते हैं जरा. देखो, नंबर 1, they oversee the development of entire organization. वो पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, गोल्स, विजन वगैरह बनाएंगे. वो डिटरमाइन करेंगे व्हाट बिजनेसेस इट शुड बी इन. मतलब क्या बिजनेस हमने कंटिन्यू करने चाहिए, क्या कंटिन्यू नहीं करने चाहिए. रिसोर्सेज का अलोकेशन वो डिसाइड करने वाले हैं. हाउ मच मनी वी शुड इन्वेस्ट इन अ होटल बिजनेस, टबैको बिजनेस, ब्ला ब्ला ब्ला. कैन आई से सारा डिसीजन मेकिंग किसका होगा? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रहेगा. दे प्रोवाइड लीडरशिप फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए स्ट्रेटेजीज कैसे बनाए जाएंगे उसका गाइडेंस देंगे. इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बिजनेस लेवल मैनेजर बनाएगा, और उनको गाइडेंस कहां से आएगा? कॉर्पोरेट लेवल से आएगा. डू यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर? बहुत आसान सा है क्या? नोटबुक में जाइए. अंडर स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपने 3 पार्ट बनाए थे. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के अंडर लिखिए नोट नंबर 1. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के नीचे लिखिए नोट नंबर 1. नाउ राइट नोट नंबर 1. शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. नोट नंबर 1, शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. You have 5 minutes. पहले फर्स्ट ABC कॉपी पेस्ट कर देना, फिर जो रोल लिख करके दिया उसमें से कोई भी 4 पॉइंट कॉपी पेस्ट कर देना. पढ़ लेना एक बार बराबर से, फिर लिखना. फर्स्ट 3 पॉइंट्स एंड देन अंडर रोल एनी 4 पॉइंट्स. इट्स ऑन पेज नंबर 1.9.
बच्चों, कॉर्पोरेट का स्पेलिंग ना सामने लिखा हुआ है, तो अगर आपको ऐसा कभी कोई स्पेलिंग में डाउट आए तो सामने देख करके ठीक कर लिया करो, गलती रिपीट मत करो। कोऑपरेट एंड कॉर्पोरेट अलग अलग है। अब जब मैं तुमको बोलता हूं ना वेदर और वेदर, तुम समझ रहे हो ना मेरा डाउट तुमसे क्या है? अच्छा, वो भी है क्या? टेस्ट और टेस्ट, जाने दीजिए। आर यू डन गाइस विद द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर? कैन वी गो नेक्स्ट टू द नेक्स्ट वन? आगे बढ़े क्या? पक्का लिखा आप लोगों ने गाइस? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑनेस्टली उन्होंने बराबर से एक्सप्लेन भी किया और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। चैप्टर 1 के अंदर अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे क्वेश्चन नहीं आया तो शायद कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर पे क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स गो टू बिजनेस लेवल मैनेजर। अब अगर आप मुझे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो देखो, बिजनेस लेवल मैनेजर मतलब जो मेरा एक स्पेसिफिक बिजनेस है उसका जो हेड होगा वो मेरे लिए नॉर्मली बिजनेस लेवल मैनेजर कहलाएगा। इसको मैं बिजनेस हेड भी बोल सकता हूं या मेरे बिजनेस को मैं एक डिवीजन भी बोल सकता हूं। इट कैन बी लेट्स से डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। सो एक डिवीजन का हेड हो गया या मेरे स्पेसिफिक बिजनेस का जो हेड हो गया वो नॉर्मली कहलाएगा मेरे लिए बिजनेस लेवल मैनेजर। ये बिजनेस लेवल मैनेजर का काम क्या रहेगा? वो बिजनेस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाना। मतलब इन सिंपल टर्म्स, इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हमने प्रोडक्ट्स किस प्राइस पे बेचने चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ बदलाव लेके आना चाहिए कि नहीं लेके आना चाहिए, पूरा डिसीजन मेकिंग जो है वो बिजनेस हेड का रहेगा। हालांकि एक बिजनेस हेड को गाइडेंस कॉर्पोरेट लेवल से मिलते जाएगा, सर्टेन सिचुएशंस के लिए अप्रूवल भी कॉर्पोरेट लेवल से लगेगा। एंड एक बिजनेस हेड जो है वही अपने अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। मतलब वो बिजनेस हेड ही परचेजेस के रिगार्डिंग लोगों को हायर करेंगे, R&D के रिगार्डिंग लोगों को हायर करेंगे। तो कैन आई से आपका बिजनेस लेवल मैनेजर जो है वो सेकंड लेवल हो गया हायरार्की में। टॉप मोस्ट लेवल वाज कॉर्पोरेट लेवल, द सेकंड लेवल बिलो दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस लेवल। एक तरीके से बिजनेस लेवल का काम है कॉर्पोरेट लेवल एंड फंक्शनल लेवल को साथ में मिला के चलना। क्योंकि देखो, एट अ कॉर्पोरेट लेवल दे कनेक्ट विद द कॉर्पोरेट स्टाफ कि एट अ हायर लेवल हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है। बिजनेस लेवल का काम ये भी है नीचे जो फंक्शनल लेवल रहेगा उन लोगों को भी हायर करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इनका एक्सपेक्टेशन और इनका एक्सपेक्टेशन में गैप आ जाए। वो गैप को, वो जो ब्रिज है वो करने का काम भी कौन करेगा? एक बिजनेस लेवल मैनेजर करेगा। इसलिए हम बिजनेस लेवल मैनेजर के रोल को भी एक इंपॉर्टेंट रोल समझते हैं। जरा आइए डिस्कस करते हैं। इट कैन कंसिस्ट ऑफ डिविजनल मैनेजर्स बोल सकते हैं आप उनको सर, या उनको बोल सकते हैं हेड ऑफ द डिवीजन बोल सकते हैं, या जनरल मैनेजर्स एट अ बिजनेस लेवल। इनका मेन काम क्या है? द मेन स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ दीज मैनेजर्स इज टू ट्रांसलेट जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट जो हमको कॉर्पोरेट लेवल से आ रहा है इनटू बिजनेस स्ट्रेटेजी। मतलब हमको हायर साइड से, ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको हम एक बिजनेस लेवल पे स्ट्रेटेजी बना करके उसे इंप्लीमेंट करें। ऊपर से गाइडेंस आएगा, डायरेक्शन मिलेगा, स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन बिजनेस लेवल पे होगा। जो काम किसका होगा? बिजनेस लेवल मैनेजर का रहेगा। दे इंश्योर कि हम अच्छे से अच्छे स्ट्रेटेजीज बनाएंगे ताकि हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। पॉइंट नंबर डी तो जनरल पॉइंट है, हर मैनेजर चाहेगा अच्छा स्ट्रेटेजी बना के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। बस इनका काम क्या है? एक बिजनेस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाना कि भाई इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हमने क्या प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए और क्या प्रोडक्ट्स नहीं बेचने चाहिए। यह काम आपके बिजनेस लेवल मैनेजर का रहेगा। इफ यू थिंक अबाउट इट, टाटा सन्स, यू हैव ए कॉर्पोरेट ऑफिस एंड देन टाटा मोटर्स का भी अपना सीईओ रहेगा। कैन आई कॉल दैट पर्सन एज अ बिजनेस लेवल मैनेजर? यस। व्हेन आई कंपेयर टाटा सन्स का हायरार्की तो मेरे को टाटा मोटर्स वाला इंसान क्या लगेगा? बिजनेस लेवल मैनेजर लगेगा। इफ आई लुक एट ओनली टाटा मोटर्स, देन कंपनी टाटा मोटर्स की जो सीईओ है वो भी कॉर्पोरेट ऑफिस में आ जाएंगे। एंड देन यू विल हैव टाटा मोटर्स का इंडिया बिजनेस, JLR बिजनेस, वो अलग अलग क्या बन जाएंगे? बिजनेस लेवल मैनेजर्स बन जाएंगे। इस तरीके से हायरार्की हमेशा बदलते रहता है। आपको बस 3 लेवल्स का अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता है। नोटबुक में आइए, अंडर बिजनेस लेवल मैनेजर लिखिए नोट नंबर 2। लेट्स राइट डाउन नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, बिजनेस लेवल मैनेजर्स। उसमें लिखिए पॉइंट नंबर ए, इट कंसिस्ट ऑफ divisional managers and staff. It consists of divisional managers and staff. Divisional managers and staff. Point number B, business level managers
are also called as head of the divisions, are also called as head of the division, comma, they are principal general managers. They are principal general managers. Head of the division, comma, they are principal general manager at the business level. Principal general manager at the business level. कंपनी का सीईओ भी जनरल मैनेजर है, बट वो कॉर्पोरेट लेवल पे रहेगा. ये जनरल मैनेजर रहेगा बिजनेस लेवल के ऊपर. तो देखो, जनरल मैनेजर का मतलब क्या है? आपको सब चीज मैनेज करना है, नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक पार्ट. व्हेन आई से कंपनी सीईओ, यू आर रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंस, यू आर रिस्पांसिबल फॉर ऑपरेशंस, यू आर रिस्पांसिबल फॉर मार्केटिंग, यू आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग. दैट्स व्हाई वी से सीईओ इज अ जनरल मैनेजर, ही इज नॉट अ स्पेसिफिक मैनेजर. व्हेन आई से सीएफओ, यू आर स्पेसिफिक. व्हेन आई से सीओओ, यू आर स्पेसिफिक. व्हेन आई से सीटीओ, यू आर स्पेसिफिक. यू आर स्पेसिफिकली रिस्पांसिबल फॉर ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस. मतलब ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपको अलोकेट करके दिया है, बट ऑल ऑफ देम, उन सबके ऊपर रहेगा जनरल मैनेजर, दैट इज कॉल्ड एज सीईओ. ये जो जनरल मैनेजर है वो एक बिजनेस के लिए है, वो जनरल मैनेजर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए था. ये उसमें डिफरेंस है. थोड़ा बात समझा क्या? पॉइंट नंबर सी, द मेन रोल ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर, द मेन रोल ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर, the main role of business level manager is to translate general statements of direction and intent, general statements of direction and intent provided by corporate level managers, general statements of direction and intent provided by corporate level managers into concrete business strategies, into concrete business strategies to increase, into concrete business strategies to increase the overall profitability, to increase the overall profitability. यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट नंबर सी एंड डी को मर्ज करके एक पॉइंट लिखाया है कि भाई एज अ बिजनेस लेवल मैनेजर हमारा मेन काम क्या है. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हमें जनरल गाइडेंस देंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको इस तरीके का प्रोडक्ट बना करके बेचना चाहिए. उनका जो डायरेक्शन आ रहा है, उनका जो इंटेंट हमको बताया जा रहा है, उसको हम एक लॉजिकल स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं. दैट्स द रोल ऑफ योर business level manager. It's nothing but business level strategies बनाना, but keeping in mind the overall corporate level goals. वो कभी भी compromise नहीं होने चाहिए, because आपको direction and intent ऊपर से flow होकर के आएगा. Strategizing आप करेंगे at a middle level. Do you understand business level managers? Let's go to the last one, functional level manager. In your modules 1.11 आ जाइए last part. फंक्शनल लेवल मैनेजर. यूल रियलाइज इन सब में कंटेंट इतना लिमिटेड है और इतना ग्रेट नहीं लिखा है, इसीलिए वो पूछते भी नहीं है. क्वेश्चन हमेशा कॉर्पोरेट के अराउंड ही आता है, बिकॉज दैट इज वेयर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कैन एक्चुअली बी फॉर्म्ड. आइए लास्ट वन, फंक्शनल लेवल मैनेजर. थोड़ा डिस्कस करते हैं शांति से. सर, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स मतलब क्या? आपके एक बिजनेस में जो अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शंस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? क्लासिक एग्जांपल्स इज परचेज फंक्शन, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, R&D हो गया. कैन आई से ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी एक बिजनेस के अंदर. इन सारे फंक्शंस के लिए जो मैनेजर इंचार्ज रहेगा वो कहलाएगा फंक्शनल लेवल मैनेजर. इस इंसान का काम क्या रहेगा? फंक्शनल लेवल मैनेजर का काम रहेगा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज बनाना. क्या काम रहेगा? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज फॉर्म करना. मतलब सर
if I am the purchase head for a particular company, we would want to procure only when there is a requirement. We would want to procure at the least possible price, at the best possible quality. Can I say हमारे हर एक function specific strategies बनेंगे ताकि ओवरऑल जो हमारे बिजनेस के स्ट्रेटेजी है ना वो अचीव हो पाए. कैन आई से फंक्शनल लेवल भी यही चाहेगा कि जो हमारे बिजनेस लेवल के गोल्स रहेंगे वो क्या होने चाहिए, अचीव. वो कॉर्पोरेट लेवल के गोल्स डायरेक्टली बात नहीं कर पाएगा बिकॉज उसको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा. उसको डायरेक्ट विजिबिलिटी अपने बिजनेस के गोल्स का रहेगा. तो फंक्शनल लेवल मैनेजर भी चाहेगा कि हमारे बिजनेस लेवल के जो स्ट्रेटेजीज थे, गोल्स थे, उन्हें हम अच्छे से अचीव कर पाए. दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. लाइक जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन, तुम फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का जो ईवी सेगमेंट है उसके अंदर परचेस हेड है, तो तुम क्या सोच पाएगा कि जो टाटा मोटर्स इंडिया ईवी जो बना रहा है उसमें हम बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाए कम से कम प्राइस में. तुम ये नहीं बोल सकता ना कि मैं जेएलआर को बदल दूंगा. अरे तेरे को विजिबिलिटी नहीं है ना उसका यार. कैन आई से तेरा विजिबिलिटी कहां पर है? तू टाटा मोटर्स के इंडिया के ईवी बिजनेस के परचेज में है. समझ में आ रहा है क्या? मतलब ब्रांड, उसका पर्टिकुलर बिजनेस में सेगमेंट में फंक्शन. Did you understand what I just said? So क्या तेरा विजिबिलिटी उस सेगमेंट का ही रहेगा? तेरा विजिबिलिटी मैक्सिमम टाटा मोटर्स इंडिया बिजनेस का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. आपका विजिबिलिटी थोड़ा लिमिटेड होता है. बट एक पॉजिटिव चीज उन्होंने क्या बोली और बहुत अच्छी बात बोली है. फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर एक्चुअली दोज पीपल इन अ कंपनी who work closely with the customers, who work closely with the suppliers. They truly understand what a customer wants. They truly understand what a supplier can deliver. भले ही बिजनेस लेवल इंसान बढ़िया बार्गेनिंग कर लेगा, आर्ग्यूमेंट कर लेगा, पर जो रियलिटी चेक है वो किसके पास में रहेगा? फंक्शनल लेवल में. यार जो परचेज हेड है उसको मालूम है ये सप्लायर कितना डिलीवर कर सकता है. भले ही कंपनी के सीईओ को लगे नहीं ये सप्लायर से हम परचेज कर लेंगे, वो बोल रहा है तू परचेज कर सकता है, पर सामने वाले का कैपेबिलिटी नहीं डिलीवर करने का. ये मुझे मालूम है बिकॉज आई डील विद दिस सप्लायर एवरी डे. My marketing guy will know what my customer really wants. So in simple terms, functional level managers खुद इतना closely काम करते हैं फील्ड पे, on ground, that sometimes they may come up with a strategy कि हमें प्रोडक्ट में क्या बदलाव लाना चाहिए, कि हमें प्रोडक्ट के अंदर सप्लायर में क्या चेंज लाना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट और रेवोल्यूशनरी तरीके से आ सकता है. सो समटाइम्स फंक्शनल लेवल मैनेजर्स कैन गिव यू द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज फॉर द बिजनेस लेवल, ऑल्दो दे डोंट हैव दैट राइट. उनका काम है अपवर्ड फीडबैक देना, जो आपका फीडबैक है वो ऊपर तक पास ऑन करना. बट हमने एज अ बिजनेस लेवल मैनेजर अपने फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को बहुत क्लोज रखना चाहिए, बहुत क्लोज. मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बोलता हूं, अगर आपका फंक्शनल लेवल मैनेजर और बिजनेस लेवल मैनेजर एवरी डे कम्युनिकेट नहीं करता है, लोग बोलते कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, मैं बोलता है अगर आपको बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करना है तो आपका उनसे एवरी डे, भले ही एक स्पेसिफिक 30 मिनट का कम्युनिकेशन रहे, बट अ डेली कम्युनिकेशन चैनल, इससे हर फंक्शनल मैनेजर के पास में एक एटलीस्ट ऑप्शन रहेगा. अगर लोअर लेवल पे प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली एस्केलेट हो जाए. और हर दिन अगर मैं टॉप लेवल पे बात कर रहा हूं तो कहना इससे उसका रेजोल्यूशन भी जल्दी हो सकता है. तो कंपनी में जितना प्रोएक्टिवनेस आएगा, जितना फास्ट डिसीजन मेकिंग रहेगा, उससे कंपनी कंपैरेटिवली अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर पाएगा. बिकॉज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्रॉब्लम होता है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है. एंड द डिसीजन मेकिंग इज डिलेड, देन ओवरऑल आपका कस्टमर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, सप्लायर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा. ये नहीं होने के लिए योर business level manager has to work very very closely with the functional level manager. Then only they will know the ground reality and then they will be able to take an immediate action on a real time basis. Power ऊपर है, understanding नीचे है, दोनों चीजों का perfect combination होना चाहिए. सिर्फ power भी कोई काम का नहीं है और सिर्फ understanding भी कोई काम का नहीं है. Both equally important है और दोनों का perfect mixture हुआ तो ये कंपनी ग्रो कर सकता है. In true sense ये एक्चुअली में relevant है. थोड़ा समझ में आया है क्या? Let's discuss functional manager. In your modules, page number 1.11. देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है. Functional level managers are responsible for specific business functions. Examples देख लीजिए क्या दिया उन्होंने. बराबर है, हर बिजनेस में से अलग अलग फंक्शंस रहेंगे, उसके लिए वो लोग रेस्पॉन्सिबल है. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? सर उनका मेन काम क्या है? उनको हर फंक्शन, जिस फंक्शन में वो काम कर रहे हो उसका स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा. रीड नंबर 2, देयर मेजर रोल इज टू डेवलप अ फंक्शनल स्ट्रेटजी, ताकि वो लोग क्या कर पाए, आपके ओवरऑल बिजनेस लेवल के एंड कॉर्पोरेट लेवल के जो स्ट्रेटजीज थे, गोल्स थे, उनको क्या कर पाए, अचीव कर पाए. देखो ओवरऑल कॉर्पोरेट लेवल से डायरेक्शन आएगा, बिजनेस लेवल पे स्ट्रेटजी बनेगा, पर अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन का होने वाला है फंक्शन लेवल पे. तो इनका स्ट्रेटजी भी शुड बी इन सिंक विथ माई बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी. इफ दे आर नॉट इन सिंक विथ ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल
बिजनेस लेवल पे सोच रहे हो मेरे को सबसे कम प्राइस का बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी का गाड़ी बनाने का है, लोअर लेवल पे सोच रहे हैं प्राइस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्वालिटी बहुत अच्छा चाहिए, डोंट यू थिंक आपके गोल्स मिसमैच हो जाएंगे? आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके गोल्स हमेशा प्रॉपर्ली सिंक में होने बहुत जरूरी है। ये चीज फंक्शनल लेवल मैनेजर ने इंश्योर करनी है। इस पॉइंट नंबर ए भी क्लियर टू यू? पक्का? रीड पॉइंट नंबर ई। Since functional managers are very close to the customers, then your general managers, they themselves may generate important ideas जो eventually क्या बन सकती है, major strategies बन सकती है। इसीलिए general managers ने closely connected रहना चाहिए किसके साथ में? functional level managers के साथ में। Do you understand these points? नोटबुक में जाइए, नोट नंबर 3, functional level managers। Under this point number A, they are responsible for specific business functions. They are responsible for specific business functions such as HR, marketing, research and development, HR, marketing, research and development, logistics, etc. Point number 2, functional level managers are expected to develop functional strategies for their specific areas, so that business and corporate level objectives can be fulfilled. तो आप फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटजी बनाते वक्त ध्यान रखेंगे बिजनेस लेवल मैनेजर के एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के एक्सपेक्टेशंस क्या है। अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाएंगे तो ही आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एट अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या हो पाएंगे, फुलफिल हो पाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स? राइट डाउन पॉइंट नंबर सी। Since functional managers work closely with customers and suppliers, then general managers, sometimes they may themselves generate new ideas. For strategies which may be useful for an organization. क्योंकि वो लोग आपके थर्ड पार्टीज के बहुत क्लोजली काम करते हैं तो सर उनका ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है। शायद इस वजह से वो खुद बेटर स्ट्रेटजीज रेकमेंड कर सकते हैं जो शायद इवेंचुअली बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए बोलेंगे जनरल मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर शुड ऑल्सो हैव अ ग्रेट कम्युनिकेशन चैनल। उन्होंने एक दूसरे के साथ में बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि बिजनेस में अच्छा स्ट्रेटजी टाइम पे लग सकता है। डू यू अंडरस्टैंड ऑल 3 लेवल्स?
क्या क्या लेवल्स है मुझे बताइए? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, तीनों के अलग अलग स्ट्रेटेजीज आगे पढ़ेंगे, तीनों का अंडरस्टैंडिंग और आएगा। ये सिर्फ एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, दैट 3 लेवल्स आते, ताकि जब हम इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे ना, आप एटलीस्ट सोच पाएंगे ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एक्चुअली में एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जहां पे डिसीजन मेकिंग इज एट अ वेरी हाई लेवल। बिजनेस लेवल में इट इज अ बिजनेस स्पेसिफिक डिसीजन, फंक्शन में इट इज अ एरिया स्पेसिफिक फंक्शन। ये आप एक्चुअली सोच पाएंगे, इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में दिया है, डिस्कशन 4, 5, 6 में होगा। इज दिस क्लियर टू यू? फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है, कौन सा? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। अभी गुड गाइज, चलो इधर आइए अगला पेज पे, पेज नंबर 1.11। सिर्फ हेडिंग्स देखिए, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म होने के बाद में एक बार रीड करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार, दूसरी बार पढ़ने का नहीं कभी जिंदगी में। एक बार क्लास में पढ़ेंगे, दूसरी बार अब एग्जाम वाले दिन पढ़ेंगे। लुक एट द हेडिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं लिखा है, एनपीओ क्या होता है वो लिखा है, और लास्ट में बोला है क्या इनको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चाहिए? हाँ, आगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहां इन्होंने बताया ऑनलाइन लर्निंग कैन चेंज द वर्ल्ड। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म। ये अलग अलग उनकी इच्छाएं हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अप्लाई करना चाहिए। इन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस को लिख दिया है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरा बात? अत्यंत यूजलेस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ एक वर्ड है, कहीं उन्होंने डिफाइन कुछ नहीं किया है। बात समझ में आया क्या? वो बताएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस क्या, उनके पर निबंध लिखने का, लास्ट में बोलने का, दे ऑल्सो नीड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बात समझ में आया क्या? तो एक बार जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सबसे लास्ट में आपको हम पढ़ाने, मतलब एक बार पढ़ा देंगे कि क्या लिखा है, फिर उसके बाद आप कोशिश ही कर पाएंगे सिर्फ। फिर लास्ट डे आप खुद से एक बार रीड कर लेना और चले जाना। किस्मत खराब हुई, इस पे क्वेश्चन आया तो ऐसा मान के चलना बीकॉम क्वेश्चन है, निबंध लिख के आ जाना। बात समझ में आया क्या? दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर 1। बट डिड यू रियलाइज यहाँ पे चैप्टर कितना जल्दी खत्म होने वाला है? इधर कुछ कंटेंट ज़्यादा है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब्जेक्ट, हाँ अभी चैप्टर 2 के बाद थोड़ा मजा आएगा, चैप्टर 1 तो बहुत ही टाइम पास था। ऑनेस्टली चैप्टर 1 20 मिनट ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए था, हमने सिर्फ ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5 आवर स्पेंड किया। द ओनली रीजन इज हर चैप्टर का एग्जाम के लिए वेटेज सेम है, कंटेंट नहीं है, पर एग्जाम में क्वेश्चन इधर से भी 6-7 मार्क का आएगा, और सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा ये। सोच अगर ये एडवांटेज लिमिटेशन ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है और तेरे को इसके लिए 5 नंबर मिल रहे हैं, और ये एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस है। आई विल शो यू द पेपर, डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज इस सब्जेक्ट को लाइटली लेने के बजाय इतना पढ़ लो कि टेंशन ही खत्म हो जाए। बात समझ में आएगा? इधर फोकट का नंबर मिलता है, बोल रहा हूं जेन्युइनली, कुछ है नहीं ज्यादा, थोड़ा सा एफर्ट डालने का जरूरत है। आर यू गुड? चैप्टर 1 डन, कैन वी स्टार्ट विद चैप्टर 2? चलो आ जाओ, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। चलो अच्छा, ये जो मैंने बोला था ना, विच इज नॉट कवर्ड इन आईसीएमआरटी, तो ऑब्वियसली इग्नोर ही करना है ना तुमको यार। ये तो तुम काहे को पढ़ोगे ना, ऑब्वियसली तुमको मैंने समझा तो दिया उस चीज को, बराबर है कि नहीं है? सीधा आ जाइए चैप्टर नंबर 2 पे। अब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। देखो कितना अच्छा है, एक लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ाया तो तुमको स्ट्रेटेजी समझ में आ गया, अगले चैप्टर में डायरेक्टली स्ट्रेटेजी बनाने पे आ जाएंगे डायरेक्टली अपन। कितना आसान जिंदगी है। अब चैप्टर नंबर 2, द मोस्ट डेंजरस चैप्टर, वाई। एक बार जरा ऐसे देखो, जरा कितने पेजेस हैं, क्या है, एक बार देखो ना ऐसा, जरा थोड़ा देखो ना ऐसा आगे पीछे करके, ऐसा चैप्टर को थोड़ा सा देखो ना। अब प्रॉब्लम क्या है, इधर आपका आरओआई अच्छा नहीं है, चैप्टर 1 का आरओआई अच्छा है, 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा कंफर्म है, 6-7 नंबर फोकट में मिल जाएगा। इधर 6-7 नंबर अर्न करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ने का। कौन बोला ये ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, क्या ऑप्शन में छोड़ना बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं, पहले पूरा चैप्टर पढ़ने का सब कुछ आराम से। तो इस चैप्टर को हम क्या करेंगे बच्चों, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले कुछ जो पेजेस हैं वो एक्चुअली में समरी है पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का,
वो समरी पढ़ेंगे आफ्टर रीडिंग द एंटायर सिलेबस. तो नॉट नाउ. फॉर अस वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली चैप्टर 2 फ्रॉम पेज नंबर 2.21. 2.21. हाँ, यहां से शुरू करेंगे. 2.21. अनफॉर्चुनेटली इस चैप्टर में कुछ चीजें हमको अभी के लिए होल्ड पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीजें आपको बेटर समझ में आएगी वंस वी फिनिश. सिर्फ कुछ 10-12 पेजेस में इंपॉर्टेंट मॉडल्स दिए हैं जो एक्चुअली समझने चाहिए, एंड दे आर वेरी वेरी लॉजिकल, दे आर वेरी वेरी गुड. इतना अच्छा है एक्चुअली में. आज भी एक बिजनेस स्कूल में जब केस स्टडी कॉम्पिटिशंस होता है, डू यू नो व्हाट इज अ केस स्टडी कॉम्पिटिशंस? लाइक बिजनेस स्कूल्स एक दूसरे से कंपीट करते हैं. सो लेट्स से यू आर XYZ बिजनेस स्कूल, आप अपना टीम बनाते हैं और आप बाकी अलग अलग कॉलेजेस को इनविटेशन भेजते हैं कि आपकी टीम्स को यहाँ पे सेंड कीजिए. फिर एक कंपटीशन कंडक्ट करवाया जाता है. आइडियली इट्स अ केस स्टडी वेयर अ बिजनेस केस इज गिवन टू द टीम्स एंड दे आर अलोकेटेड at 30, 35 or 40 minutes. They are locked inside a room without internet, where they have to think about that particular case study, come up with a PPT, and then present the PPT in front of the entire college. Do you get my point? And then obviously the best team wins. That's the main logic. मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास जो 5 लोग हैं उनका जो भी नॉलेज है और जो केस रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसके बेसिस के ऊपर आपको एक PPT बना करके प्रेजेंट करना होता है फॉर दैट बिजनेस. आइडियली नॉर्मली वो इंश्योर करते हैं आपको इंटरनेट वगैरह ना मिले ताकि आप थोड़ा चीट ना कर पाए. तो इसलिए जितने मॉडल्स आपको पता है, जितना थॉट प्रोसेस आपको पता है, वही आपको अप्लाई करना है इन अ क्लोज्ड रूम. दैट्स द मेन थॉट प्रोसेस. थोड़ा थिंकिंग अच्छा होगा, कुछ मॉडल्स अच्छे हैं, बट इट विल स्टार्ट विद अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो एनालिसिस. चैप्टर 2 जो पार्ट हम अभी पढ़ने के लिए जाएंगे नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए, वेरी वेरी लॉजिकल. कुछ चीजें एज इट इज अप्लाई होती है, कुछ चीजों में थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है, अपने को चेंजेस लेके आना पड़ता है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी एक्चुअली यूज दिस. तो थोड़ा सा सुनना समझना. बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में बात भी होगा. BCG ने एक मॉडल दिया है वो भी डिस्कस करेंगे. मैकेंजी ने एक मॉडल दिया है वो भी डिस्कस करेंगे. आइडियली मतलब वो आपके सिलेबस में बहुत सालों से है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड मॉडल्स है. कुछ एक्चुअली एज इट इज यूज हो पाएंगे, कुछ मॉडल्स में प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो हमको समझने पड़ेंगे. क्या चैलेंजेस आज आप फेस कर सकते हो, ये सब कुछ चैप्टर नंबर 2 में आने वाला है. कैन वी गेट स्टार्टेड? Let's start with introduction to chapter number 2. We'll start with a word that is called as portfolio analysis. Now, what is portfolio analysis? Sir, when I talk about a business, portfolio matlab, if I am ITC, can I say all my different businesses and services आर पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो? मतलब जैसे आपके लिए स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो रहेगा, वैसे एक बिजनेस के लिए जो आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप मार्केट में प्रोवाइड करते हैं वो सब कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? एक पोर्टफोलियो कहलाएंगे. ये चैप्टर 2 जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए है बच्चों जिनके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. इफ आई हैव ओनली वन प्रोडक्ट एंड आई सेल ओनली वन प्रोडक्ट, कोई एनालिसिस करके फायदा नहीं है. इसी पे दिमाग लगा, इसी को बेच. जब तेरे पास में 10 अलग अलग बिजनेस है, 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, तब तुझे सोचना पड़ेगा किस प्रोडक्ट से कितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, कहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां डाइवेस्टमेंट अच्छा डिसीजन रहेगा. आपको जो सोचना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये तब रेलेवेंट रहेगा व्हेन यू एक्चुअली हैव अ पोर्टफोलियो. इफ देयर इज नो पोर्टफोलियो, एनालिसिस विल नॉट बी रिक्वायर्ड. सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज पोर्टफोलियो. मतलब एक बिजनेस के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल ITC हम अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारे पास टबैको ब्ला 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 ऐसे अलग अलग बिजनेसेस हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं इट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर ITC कंपनी. क्या आपको पोर्टफोलियो वर्ड समझ में आया है क्या? ये आपको अभी सिखाएंगे कि कैसे अगर मेरे पास में ऐसा पोर्टफोलियो है उसको एनालाइज करना चाहिए एंड डिसीजन लेना चाहिए. क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए एंड डिसीजन लेना चाहिए. तो एक्चुअली जिनके पास टर्म्स अ पोर्टफोलियो इन बिजनेस टर्म्स, a portfolio, just one second, guys. Online students, is there a lag? Now clear? Great. हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस. डैश करके देखिए पॉइंट नंबर 1. इन बिजनेस टर्म्स
Portfolio is a group of businesses. Portfolio is a group of businesses or brands or products or services offered by an organization or services offered by an organization. पोर्टफोलियो का मतलब एकदम सिंपल सा है, आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स, आपके अलग अलग सर्विसेज, जो आपने अलग अलग ब्रांड्स क्रिएट करके रखे होंगे. यू नो दैट HUL फॉलोड दिस स्ट्रेटजी सिंस ईयर्स इन इंडिया ऑफ हैविंग अ सेपरेट ब्रांड. उन्होंने सोप्स के अंदर भी 10 अलग अलग ब्रांड बना के रखे आपके लिए, ताकि हमको समझ में ना आए एग्जैक्टली दैट इट इज ऑल ओन्ड बाय अ सिंगल एंटिटी. इट वर्कड रियली वेल फॉर ईयर्स, बट देन पतंजलि यूज्ड अनदर स्ट्रेटजी. उनका स्ट्रेटजी अलग था. उन्होंने बोला कि ब्रांड रिकग्निशन एक ही रहेगा, बट आपके प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं. HUL का स्ट्रेटजी एक्सपेंसिव था, पतंजलि का जो स्ट्रेटजी वो एक्सपेंसिव नहीं था कंपैरेटिवली. डू यू गेट माय पॉइंट? बिकॉज ब्रांड बिल्डिंग करना मतलब आप फॉर एग्जांपल सोचिए ना, लक्स पियर्स एक ब्रांड अगर मेरे को बेचने का है, उसके लिए मेरे को ब्रांड एम्बेसडर रखना पड़ेगा, एक मार्केटिंग का नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा. आई नीड सो मच रिसोर्सेज आइडियली जस्ट फॉर वन प्रोडक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये मेरे लिए एक बहुत एक्सपेंसिव डिसीजन है, बट HUL बिलीव्ड इंडिया में यही चीज वर्क करेगा. डू यू गेट माय पॉइंट? बिकॉज इंडिया में जो पॉपुलेशन है उनको अगर आप सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स बहुत सारे हैं. तो हर सेगमेंट के लिए अगर एक प्रोडक्ट बना के ऑफर करेंगे तो लोग रिलेट कर पाएंगे और इजीली आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर पाएंगे. अगर आप सबको एक सेगमेंट का प्रोडक्ट बेचेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इंडिया में सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है, इसलिए उन्होंने सेपरेट ब्रांड्स को बिल्ड किया. हालांकि चीजें थोड़ी सी बदल रही है. कुछ बिजनेसेस में शायद इतना ब्रांड कॉन्शियसनेस एक सिंगल ब्रांड से भी हो सकता है, कहीं कहीं पर अभी भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है. इट्स ऑल सब्जेक्टिव. जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे IKEA इज IKEA, एक टेबल वहां 5,000 का भी मिलेगा, 50,000 का भी मिलेगा और 2 लाख रुपए टेबल भी मिलेगा. क्या इसको सेम ब्रांडिंग से बेच रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मतलब बॉटम लाइन, हर बिजनेस का अपना तरीका रहा है. किस बिजनेस के लिए ऐसा रहा है कि उसको लगा बेटर ब्रांडिंग को सेगमेंटेशन में डिवाइड करेंगे तो बेटर अप्रोच रहेगा. सो पीपल चूज डिफरेंट विन स्ट्रेटजीज डिपेंडिंग अपॉन what kind of market they are targeting, what kind of people they are targeting, and then accordingly a decision is made. But bottom line, portfolio word का मतलब आपको समझ में आया कि बिजनेस के अंदर आपके सारे ब्रांड्स, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली पोर्टफोलियो कहलाएंगे. राइट डाउन पॉइंट नंबर 2. Portfolio analysis can be defined as, point number 2, portfolio analysis can be defined as a set of techniques. Portfolio analysis can be defined as a set of techniques that will help strategists in decision making, regarding individual products or businesses in a portfolio. Regarding individual products or businesses in a portfolio. For example, company may choose cost leadership for one product. And differentiation for other. Cost leadership for one product and differentiation for other. आपके पास में इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आप ये नहीं बोल सकते हर प्रोडक्ट के लिए एक ही स्ट्रेटेजी परफेक्ट रहेगा. तो आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस एक ऐसा तरीका दिया है जिससे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर पाएंगे और ये सोच पाएंगे किस प्रोडक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी सही रहेगा. मतलब यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन. इस प्रोडक्ट में हमको कॉस्ट लीडरशिप एक आगे स्ट्रेटेजी आएगी जहां पर हम चाहेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना, कम से कम कॉस्ट के अंदर बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना. मतलब बॉटम लाइन, हम मार्केट में सबसे
सस्ता कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अचीव करना चाहते हैं, मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शुड बी द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री, दैट्स कॉल्ड एज कॉस्ट लीडरशिप। या कोई बोलता है सर कॉस्ट लीडरशिप नहीं, मेरे को डिफरेंशिएशन अचीव करना है। फॉर एग्जांपल मैग्नम, चोकोबार तो बिक ही रहा था, समझ लो, उसने बोला नहीं मैं इसको थोड़ा और फैंसी तरीके से, प्रीमियम तरीके से बेचेगा, बराबर है कि नहीं है, बेचा, उसने अपना मार्केट क्रिएट किया थोड़ा बहुत आइडियल, ऐसा नहीं कि उसने मार्केट क्रिएट नहीं किया। लंडन डेयरी एग्जिस्ट करता है ऐसे, और अब हर बिजनेस में अगर आप जाएंगे ना, आपको हर बिजनेस में सारे स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगे आइडियली। एंड आपको ये समझना पड़ेगा दैट मेरे पास में इतने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगे कि सबके लिए एक ही स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए पोर्टफोलियो एनालिसिस मुझे हर बिजनेस के लिए अलग स्ट्रेटजी डिसाइड करने में हेल्प करेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोर्टफोलियो एंड डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस? स्पेंड 2 मिनट्स, एक बार दोनों पॉइंट्स को पढ़िए। डू यू अंडरस्टैंड देम? डन? अच्छा बात सुनिए, पोर्टफोलियो एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेगा। तीनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडिविजुअली एक्सप्लेन करता हूं तीनों के तीनों। आज तीनों का आपको एक बढ़िया ओवरव्यू दूंगा, कल इंडिविजुअली समरी कैसे फॉर्म करना है वो समझाऊंगा। डू यू गेट माय पॉइंट? व्हाट आर दीज 3 कॉन्सेप्ट्स जो हमको पोर्टफोलियो एनालिसिस परफॉर्म करने में हेल्प करेगा? पहला इज कॉल्ड एज SBU, that is called as Strategic Business Unit. What is SBU? Everyone, और बहुत कॉमन टर्म है ये, मतलब आज आप सुनेंगे, इसके बाद में आप इतने आर्टिकल्स अगर रीड करेंगे आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, तो आपको लगेगा अच्छा इसका रेलेवेंस क्या है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड SBU? शार्क टैंक में SBU यूज करते हैं? क्या आप बात कर रहे हैं? SKU अलग है, SKUs are different, this is SBU. Never heard of SBU? What is SBU? सुनो ढंग से। सर लेट्स से मैं ITC है, ITC के पास इतने सारे बिजनेसेस हैं, मैं रिलायंस है, रिलायंस के पास इतने सारे बिजनेसेस हैं। मेरे को सबसे पहले वो बिजनेसेस आइडेंटिफाई करने चाहिए जो बिजनेसेस अपने आप में खुद एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन के फॉर्म करके रन कर सकते हैं। मतलब आई नीड टू आइडेंटिफाई दोज बिजनेसेस, मे बी इंडिविजुअली और मे बी 2-3 प्रोडक्ट मिलके कलेक्टिवली एक अपने आप में बिजनेस बन के रन किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब स्ट्रेटेजिकली ये एक सेपरेट बिजनेस यूनिट है जहां पर इसका खुद का टारगेट मार्केट है, इसका अपना खुद का कॉम्पिटिटर है, इसका खुद का सेपरेट स्ट्रेटजी रहेगा, इस बिजनेस को अपना सेपरेट हेड लगने वाला है, ये बिजनेस को अपना अलग से स्ट्रेटजी बना के रखना पड़ेगा। सर फॉर एग्जांपल इन आईटीसी होटल बिजनेस इज अ सेपरेट बिजनेस एंड योर टोबैको इज अ सेपरेट बिजनेस। यू कैन नॉट से योर टोबैको स्ट्रेटजी कैन बी अप्लाइड टू द होटल आल्सो। एम आई राइट? मतलब बॉटम लाइन क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट तुम्हारा वो प्रोडक्ट है, तुम्हारा वो सर्विस है, या तुम्हारा वो ब्रांड है, या तुम्हारा वो डिवीजन है, या सर ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलकर के एक एसबीयू बन सकता है। सी एसबीयू डजंट हैव टू बी अ सिंगल प्रोडक्ट, इट कैन बी अ सिंगल प्रोडक्ट और इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये एसबीयू मैं तब बोलूंगा कि भाई ये ऐसा यूनिट है जो अपने आप मार्केट में सर्वाइव कर सकता है, इसका खुद का कॉम्पिटिटर है, खुद का कस्टमर बेस है, इसका अलग सेगमेंट एग्जिस्ट करता है, इसके लिए अपने सेपरेट स्ट्रेटजीज लगने वाले हैं, इसके लिए अलग से पैसा लगेगा, अलग से मार्केटिंग लगेगा। आई डोंट हैव टू कंपेयर दिस विद एनीवन। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल बिजनेस जैसे रन कर सकता है। तो मैं बोलूंगा मेरे लिए क्या है, एक एसबीयू है। क्यों मैं एसबीयू समझने का ट्राई कर रहा हूं, एक बात समझिए। जब मैं स्ट्रेटजी बनाता हूं, स्ट्रेटजी में उस चीज के लिए बनाना चाहूंगा जो चीज एक्चुअली मेरे लिए एक पोटेंशियली पैसा कमा के दे सकता है। तो मैं
पहले सोचूंगा मेरे पास में जो इतने प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली अपने आप में अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होल्ड करते हैं। अगर मैं इनको आज डीमर्ज कर दूं तो क्या ये सेपरेट बिजनेस बन सकता है? हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईटीसी अपने टबैको को साइड में कर दे, क्या वो एक सेपरेट बिजनेस बनकर रन हो सकता है? हाँ। रिलायंस आज अपना जियो को सेपरेट डिजिटल बिजनेस को कट कर दे, कैन दैट बिकम अ सेपरेट बिजनेस एंड रन ऑन इट्स ओन? यस। क्या रिलायंस रिटेल अपने बिजनेस को अलग से डिवाइड कर सकता है? हाँ। मतलब बॉटम लाइन, रिलायंस में भी मेरे पास में रिटेल आ गया, जियो मतलब डिजिटल बिजनेस आ गया, पेट्रोकेमिकल बिजनेस आ गया। कहने से 3 अलग अलग एसबीयूज आ गए हैं। जब तक आप एसबीयूज के टर्म्स में नहीं सोचेंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप अपने शेयर होल्डर्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाएंगे। आपको आगे जाके पढ़ाया जाएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या पढ़ाया जाएगा? सेगमेंट रिपोर्टिंग, वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ माय टोटल रेवेन्यू इज 100, विच सेगमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग हाउ मच आउट ऑफ 100। आई शुड नो 100 में से आईटीसी का टबैको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, होटल क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, एफएमसीजी क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। अकॉर्डिंगली डिसाइड करूंगा किधर कितना पैसा लगा सकता है, किधर मेरे को फ्यूचर में ग्रोथ ज्यादा लगता है, किसके लिए क्या स्ट्रेटेजी लगा सकता है। आईटीसी इज नॉट थिंकिंग आई शुड गो फॉर एक्सपेंशन व्हेन इट कम्स टू टबैको। टबैको के अंदर मैं चाहूंगा स्टेबिलिटी, जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए, मार्केट शेयर बढ़िया है, पैसा आ रहा आने चाहिए। बट अगर एफएमसीजी का बात करूंगा, आई वांट टू गो फॉर ग्रोथ। मतलब हर एक सेगमेंट के लिए डिसीजन क्या होगा? अलग होगा। उसके लिए अलग अलग एसबीयूज क्या है वो आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज एसबीयू? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ ब्रांड, इट कैन बी अ सर्विस, और इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है इसके लिए सेपरेट तरीके से स्ट्रेटेजाइजिंग किया जा सकता है, क्योंकि इसका अपना खुद का कस्टमर बेस है, इसका अपना कॉम्पिटिटर है, इसका अपना टारगेट मार्केट है, इसको अलग स्ट्रेटेजी चाहिए, इसको अलग से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। तो जाकर के मैं बोलूंगा ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है? एक SBU है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया क्या? थोड़ा सा ये SBU यहां से शुरुआत हुआ है, यहां से आगे बहुत डिस्कशन डिटेल में किया जाएगा। इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू अ न्यू कॉन्सेप्ट। चलो सर, मेरे बिजनेस में मैंने ढूंढा 5 SBUs है। क्या है? 5 SBUs है। इससे क्या होगा? दिस इज नॉट अ कंप्लीट एनालिसिस, दिस इज जस्ट स्टेप नंबर 1। अब मैं सोचूंगा कौन सा SBU प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में है। सो आएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज product life cycle. In your modules, come to page number 2.24. You will see a concept that is called as product life cycle. अब अगर मैं बोलूं मेरा एक SBU इधर है, एक SBU यहां पे है, एक SBU यहां पे है, डोंट यू थिंक वो SBU अपने इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे है, इसके बेसिस पे मेरा स्ट्रेटेजी डिपेंडेंट रहेगा। अगर मेरा SBU ऑलरेडी मैच्योरिटी में आ चुका है, मेरे पास बढ़िया मार्केट शेयर है, बस मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा, जब तक ये डिक्लाइन नहीं होता है आई विल वांट टू कंटिन्यू। आई विल नॉट वांट टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, आई विल नॉट वांट टू बर्न माय मनी हियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट इफ माय SBU इज इन इंट्रोडक्शन फेज और ग्रोथ फेज, तो क्या मैं एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूं? तो सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलता है एक SBU या एक प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस को पास करता है। पहला स्टेज कहलाता है इंट्रोडक्शन फेज। इट्स अ फेज where people don't even know technology, people don't even know about this product, people don't even know how to use the product. इस फेज में बहुत कम लोग मार्केट में अवेयर होते हैं ये प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, बहुत कम लोगों को मार्केट में प्रोडक्ट का यूटिलिटी मालूम होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो पहला काम क्या होगा? लोगों को अवेयर करना ये प्रोडक्ट क्या है, लोगों को अवेयर करना ये टेक्नोलॉजी क्या है। इंट्रोडक्शन फेज में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। आप मार्केट में प्रॉब्ली पहले 1-2 प्लेयर रहेंगे जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया होगा, आपको और लोगों को पहले एडुकेट करना पड़ेगा। आपने कभी भारत पे का जो फाउंडर है, आई थिंक अश्विनी ग्रोवर, बहुत सारी बात बकवास भी करता है, बहुत सारे काम का बात भी करता है। एक काम का बात मैंने सुना उसका, तो उसने बहुत अच्छा बोला कि व्हेन वी फॉर्म्ड भारत पे, हमारे को एक काम नहीं करना था कि लोगों को डिजिटल पेमेंट क्या होता है ये बताना। वो काम ऑलरेडी पेटीएम ने कर दिया था, वो काम ऑलरेडी बाकी 4 प्लेयर ने कर दिया था। पीपल ऑलरेडी वर अवेयर दैट डिजिटल पेमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स हो सकते हैं। मेरे को लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं था, मुझे लोगों को बस बताना था हाउ एम आई बेटर देन देम। तो कैन आई से आई कुड डायरेक्टली फोकस ऑन इंटरमीडिएट लेवल, नॉट एट द फाउंडेशन लेवल। मतलब बेसिकली जो फाउंडेशन लेवल का काम है वो ऑलरेडी बाकी 4 प्लेयर ने कर दिया है, लोगों को एडुकेट करने का काम कर दिया है। व्हेन द बिजनेस एंटर्ड इन ग्रोथ फेज, दैट इज वेयर लॉट ऑफ कंपटीशन हैपेंस।
बिकॉज बहुत सारा बिजनेस ग्रोथ फेज का वेट करता है कि जब ग्रोथ फेज में एंट्री होगा, जब लोगों को समझ में आ गया टेक्नोलॉजी काम का है, तब जाकर के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहूंगा मैं। क्यों? तब मुझे मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करना है, अब मुझे डायरेक्टली कंपीट करना है। सो इफ आई नो रियली वेल, आई कैन कम अप विद अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विच कैन नेक टू नेक कंपीट विद द प्लेयर जिसने पहला प्रोडक्ट बनाया था। मैं उससे बेटर प्रोडक्ट बना के बेच सकता है। तो सर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है लोगों को बताने में ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना है, वो ऑटोमेटिकली कंपेयर करके खरीद लेगा मेरा प्रोडक्ट। क्या इससे मेरे लिए रास्ता कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। इट वोंट बी दैट ट्रिकी। एप्पल को आईफोन का वैल्यू क्रिएट करना पड़ा, सैमसंग को वैल्यू क्रिएट करके पैसा समझाना पड़ा कि मैं एंड्रॉयड में ऐसा फोन बेचेगा कि तूने पैसा देना चाहिए। वन प्लस को बोलना पड़ा मैं बस बेटर दूंगा, एंड उनके लिए मार्केट कैप्चर करना कंपैरेटिवली आसान था। ऑल्दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर थे दुनिया के। व्हाट वाज द फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ वन प्लस? आई एम श्योर यू नो दैट। दे सेड दैट इवन इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। वन प्लस का मतलब ये था 1+1। इफ यू बाय अ प्रोडक्ट, हम डिसाइड करेंगे पहले 500 लोग कौन फोन खरीदेंगे, और जो लोग खरीदेंगे उनको ये एक इन्विटेशन मिलेगा जो किसी और को इन्विटेशन दे सकते हैं फोन खरीदने के लिए। मतलब बॉटम लाइन, सप्लाई को कंट्रोल कर दो, डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। लोगों को स्मार्टफोन यूज करना आता है, लोगों को ऑलरेडी 2 ब्रांड का रिकग्निशन मालूम है, मुझे बस नया मेरा ब्रांड रिकग्निशन क्रिएट करना है। सो बेसिकली कम अप विद अ स्ट्रेटजी वेयर पीपल टॉक अबाउट यू। व्हाई? बिकॉज दे इवन इफ दे वांट टू बाय दे कांट बाय। इट्स नॉट द प्राइस, इट्स बिकॉज कंपनी डजंट वांट टू सेल यू। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वॉच ब्रांड Patek Philippe? Patek Philippe एक वॉच ब्रांड है। आपको अपना हिस्ट्री देना पड़ता है घड़ी खरीदने के लिए। आई एम नॉट किडिंग। There is a 5-year, 7-year waiting period. 5 to 7 year waiting period. They decide whether you should be eligible to buy a watch. Buy a watch. I have money, that doesn't matter. Money is not important. They decide whether you deserve to wear a watch, what we make or not. It's basically writing an exam. It's a fact. That's why it is considered as one of the fancy investments. Watches are also considered as fancy investments. Patek Philippe is one of them. Do you know this? So can I say मैंने recognition build किया उस तरीके से कि मैं बोल, हाँ that is the business। वो बोलता है, और वो ये restriction में लगाते हैं how many watches you can buy in one family. It's not about money. It's about I don't want to sell you. So automatically when I create something like this, people will start talking more. Obviously my product should be good. That is criteria number 1. If a product is not good, it is useless. You know the Rolex is also going through the same problem right now. You go to a Rolex store आउटसाइड इंडिया, I'm talking about, in India तो स्टिल बहुत कम लोग, बहुत स्टोर ही बहुत कम है। आउटसाइड इंडिया यू गो टू रोलेक्स स्टोर, पहली बात तो तेरे को स्टोर में घुसने नहीं देगा। स्टोर में अंदर जाने के लिए अपॉइंटमेंट लगता है, नॉट किडिंग, फैक्ट बता रहा हूं। एंड इफ यू एंटर, पहले तेरे से पूछेगा ऑलरेडी क्या क्या वॉच है तेरे पास में। इफ यू से यू आर द फर्स्ट वन, यू आर गोइंग टू बाय द फर्स्ट वन, दे विल नॉट आस्क यू अबाउट मनी, दे विल आस्क यू देयर इज अ वेटिंग पीरियड, हैव यू अप्लाइड फर्स्ट? If not, please go to our website, put your name. When your name comes, we'll give you a call. Are you understanding? It's a way of selling because if I want to sell you something which is very, very extraordinary and premium, I have to make you feel that you can't access it. Then only you want that more. If I say, okay, please buy immediately, you'll be like, okay, I'll think about it. I hope you're understanding. This is playing with your psychology, nothing else. It's just, for example, I'm not kidding. You compare a Rolex with a Omega watch. Omega watch can be better, but Omega is available